ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसका जो प्री सीन है वो कहाँ है, ऊपर है? और नहीं सर, इसका प्री सीन है जिसको मॉक जो मुझे मिला है अभी। नहीं तो प्री सीन बगैर, माने जैसे ये जो मॉक है इसके लिए कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो होएगा ना? नहीं है सर, बस ये इन्होंने एग्जिबिट्स दे रखे हैं 7 एंड दे जस्ट हाँ, सेड कि आप करो, जैसे पहले नहीं होता था एसबीआई के एग्जाम में से। लेकिन पहले भी तो प्री सीन हम लोग को पहले देता था 12 पेज का, 10-12 पेज, 15 पेज, 10 to 15 पेजेस। उसके बाद ऐसे ये लोग एग्जिबिट 1 2 3 4 करके क्वेश्चंस देते थे। ऐसे ही तो है ना पेपर। तो तो इस ये एसीसी में नहीं होता ना ये वाला, उसमें तो एग्जिबिट 7 देते थे, उसी वक्त हमें सॉल्व करना होता था। एसीसीए के अंदर होता था प्री सीन? कहाँ यार, नहीं होता था सर, अभी तो आया प्री सीन का सिस्टम। अच्छा देखिए दिखाते हैं। ACCA, ACCAglobal.com। क्यों भाई महारानवा जी, पहले कैसे होता था? सर इंडस्ट्री बैकग्राउंड तो देते थे सर, पूरा इंडस्ट्री 10-12 पेज तो लिख के देगा, तब तो क्वेश्चन पूछेगा ना। या उसके बेस में एग्जिबिट्स आते थे। हाँ, ये तो खाली एग्जिबिट हो गया, इंफॉर्मेशन 10-12 पेज कहाँ गया? मान लीजिए पास्ट क्वेश्चंस एंड पेपर्स। और आप भी लोचन, आप तो पिछली बार एग्जाम दिए थे, आप बोले थे ना। देखिए मैं दिखाता हूँ। हाँ सर, मेरे को आपसे कंफर्मेशन आई थी, मेरे को उसी वक्त दिया जाता था, लाइक मेरे जो सर थे कॉलेज में वो बोलते थे। माने उसी दिन उसी टाइम पे प्री सीन मटेरियल, जो कि प्री सीन नहीं होता था, अनसीन होता था, एग्जाम के टाइम पे ही 10-12 पेज का मटेरियल वो लोग देते थे। हाँ सर, वो तो है ना, वहाँ पे एग्जिबिट ऊपर है, एग्जिबिट 7 दे रखे हैं ना उन्होंने। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम अ वॉइस मेल मैसेज नीचे नोट्स। जाए, नीचे जस्ट स्क्रॉल डाउन। नहीं, ये जो एग्जिबिट है सारा यही है नीचे, और तो वाला कुछ होएगा नहीं। An introduction to the company produced by the finance director, summary of operating and, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। इंट्रोडक्शन टू द कंपनी, ये 5 क्वेश्चन हो गए। हाँ, यहीं से यही मैं चाह रहा था। ये कितना पेज, यहां से जरूर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पेज का प्री सीन मटेरियल है, जिसको आजकल प्री सीन बोल रहे हैं। जो पहले एग्जाम में अनसीन मिलता था, आप 1 घंटे इसको पढ़ते थे, 1 आवर आप इसको रीड करते थे, और उसके बाद ये क्वेश्चंस देता था, जो ऊपर आपको क्वेश्चंस यहां दिए हुए हैं। तो अब एग्जाम में आपको ये सीधा क्वेश्चंस ही देगा। अब एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस ही दिए जाएंगे सीधे सीधे। अब आपको ये जो एग्जिबिट 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये सब नहीं दिया जाएगा। ये आपको उन्होंने पहले से ही दे दिया एग्जाम के पहले, एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में। सॉरी टू इंटरप्ट, बट इस बार ना मैंने किया प्री सीन मटेरियल का, एक तो तीन दे रखे, मैंने एक कर लिया ये एक्स मरीन वाला, तो उसमें एग्जिबिट उन्होंने अलग से भी दे रखा है वहीं पे प्लेटफॉर्म में। नहीं, वही तो मैं देयर बोल, इज प्री सीन आल्सो एंड देयर इज 4 एग्जिबिट आल्सो देयर। इफ यू विल से दैट ये एग्जिबिट है, मान लीजिए आप बोलिए इसको एग्जिबिट, इसीलिए मैं एक बार, ये एग्जिबिट नहीं है सर, अगर आप जाके लॉगिन करेंगे मैं तो करा हुआ हूं, करता हूं, लेकिन जैसे मैंने अभी एक्स मरीन वाला सॉल्व किया कल ही, तो उसमें सर उन्होंने अलग से एग्जिबिट भी दे रखे, अलग से प्री सीन भी दे रखे, एंड देन देयर इज टास्क 1 टास्क 2 टास्क। जब आज हम लोग सबसे शुरू में बात किए, सबसे शुरू में तो हम लोग क्या बात किए कि जो एयरलाइन इंडस्ट्री का पूरा डिटेल है वो आपको एग्जाम में दिया रहेगा, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होएगा कि ये जो एयरलाइन इंडस्ट्री का डिटेल आप इसको खोल के पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आंसर करेंगे, वो संभव नहीं है। आपको एयरलाइन इंडस्ट्री का डिटेल 15 दिन पहले दिया जा चुका है, आप उसको पढ़ के जाइए एग्जाम में। तो यहां पर जैसे मान लीजिए ये हमने एसबीएल मॉक पास्ट प्रैक्टिस एग्जाम, एसबीएल प्रैक्टिस एग्जाम 1 ना स्पेसिमेन खोलिए, स्पेसिमेन एग्जाम लीजिए, स्पेसिमेन खोल लेते हैं। इसमें प्री सीन इन्होंने मटेरियल खोला, सितंबर एप्लीकेबल फॉर सितंबर कर दीजिए, वैलिड फॉर एग्जाम फॉर जून सितंबर 1, तो उस सितंबर 1 नीचे जो है ये वाला। हाँ हाँ सर, ये करिए।
लेकिन ये तो जून है। नहीं सर, सितंबर नीचे वाला जो अनअसाइंड हो रखा है अभी, उसको वही वो वाला पेपर। तो अनअसाइंड मतलब तो असाइंड ही है, मैं इसको क्यों छोड़ू। बस स्पेसिमेन पेपर में जाते, स्पेसिमेन एग्जाम SBL स्पेसिमेन वैलिड फॉर सितंबर 20, स्पेसिमेन एग्जाम SBL स्पेसिमेन एग्जाम SBL स्पेसिमेन एग्जाम, सर ये रहा, ठीक है, ये है वैलिड फॉर सितंबर। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब बढ़ेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये जो प्री सीन है, ये आपको यहां पर एग्जाम में एयरलाइन कंपनी वाला जो 11-12 पेज है ना, वो यहां दिया रहेगा एग्जाम में। और पहले जब एग्जाम हो रहा था, जैसे आप यहां दिखा रहे हैं, कहां गया किताब आपका, पहले जब एग्जाम हो रहा था तो वो लोग क्या बोल रहे थे कि आपको ये जो 10-12 पेज का इंफॉर्मेशन है, ये हम लोग एग्जाम में ही देंगे, ये सारा इंफॉर्मेशन। अभी उन्होंने ये सारा इंफॉर्मेशन आपको 15 दिन पहले ही दे दिया है। तो ये जो यहां पर प्री सीन दिखा रहा है, ये प्री सीन यहां पर आपको एग्जाम में दिखाएगा एयरलाइन कंपनी का, जो आपके पास 15 दिन से ऑलरेडी है। तो मैं बोला कि आप एग्जाम में इसको खोल खोल कर बार बार पढ़ेंगे, इसका मतलब आपका प्रिपरेशन ठीक नहीं है, इसका मतलब आप एग्जाम में तैयार ही नहीं है। बिकॉज पहले एग्जाम में मेरे को ये पढ़ना पड़ता था, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, बिकॉज 4 घंटे का एग्जाम था, तो 1 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा था ये सब पढ़ने के लिए। अब हम लोग को ये सब एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगा खोल लेंगे। हमारा ये सब जो है, ये सब हम लोग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसके बेसिस पे टास्क है आपका। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे टास्क है। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पहले भी होता था, ये जो आपको एग्जिबिट है उसके बाद ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ही है ना, तभी तो टास्क का रिक्वायरमेंट है। फिर दूसरे के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, फिर उसके बाद टास्क है, फिर तीसरे के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, फिर उसके बाद टास्क है। तो अभी का एग्जाम खाली वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और टास्क की है। ये प्रीसीन इंफॉर्मेशन आपको 1 घंटे का टाइम बचाने के लिए पहले ही दे दिया। द एग्जाम विल बी ऑफ 3 आवर, नॉट 4 आवर, बट सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन वगैरह सब वैसे ही आएंगे। बस आपको जो इंडस्ट्री है वो 15 दिन पहले ही बता दिया गया, बस यही डिफरेंस है। तो अभी तक जब तक प्रीसीन नहीं आता है तब तक हम लोग को ऐसा प्रिपरेशन करना है। ऐसा बहुत सारा ये लोग पेपर दे दिया है, तो मैं जब 10-11 सितंबर से कराऊंगा, मैं यही सब कराने वाला हूं। एक प्रीसीन हम लोग एक क्लास में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दूसरे क्लास में उसका आंसर्स मैं डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद एक प्रीसीन में स्टूडेंट लोग को बोलूंगा अब आप लोग करके आंसर दीजिए, सबमिट करिए, मैं उसको चेक करूंगा, मार्किंग गाइडलाइंस दूंगा। ऐसे करके जब तक प्रीसीन नहीं आएगा मैं यही पढ़ाते रहूंगा। इसी के बेसिस पे सारा रिवीजन करेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वैल्यूएशन, मर्जर्स, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, सब कुछ जैसे CIMA के अंदर करते हैं। महारानवा जी आप समझते होंगे कि CIMA को वही कराया जाता है कि जैसे उनका प्रीसीन आ गया उसके बेसिस पे प्रीसीन, और पहले उनको जनरल गाइडलाइंस देते रहते हैं। दोनों को अब से वैसे ही पढ़ाएंगे, अब से कोई सिलेबस वाइज जाएंगे ही नहीं स्पेसिफिकली, बिकॉज सिलेबस का कोई लिमिट नहीं है SBL में। सो देयर इज नो चेंज इन द एग्जाम फॉर्मेट, इट इज सेम एग्जाम। लेकिन मैं फिर इन दैट केस महारानवा का पेपर ज्यादा रेफर करूंगा, बिकॉज ये हम लोग का केस स्टडी है। ये जो अस्त्रांति है ये माने UK से है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, पुराना है बहुत। ये अस्त्रांति सीमा के लिए पढ़ाता है, जैसे मैं पढ़ाता हूं 12-13 साल से, अब नहीं याद है मेरे को उतना। आई कैन से दैट ही इज माई कॉम्पिटिटर और वी आर द कॉम्पिटिटर फॉर हिम। तो ये जो अस्त्रांति है वो जब सीमा के लिए पढ़ा रहा है, इतना साल से पेपर्स वगैरह बना रहा है, तो वो ACCA का भी बनाया है। प्रीसीन मटेरियल के बेसिस पे क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। मतलब किया क्या गया है, नॉर्मली सिंपल समझिए कि आपके यहां पर जो एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, यहां पर इन्हीं सिनेरियो को लेकर एक पेपर बना दिया गया, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर दिया गया एज बेस्ड ऑन द डेटा गिवन इन द प्री सीन ऑफ एयरलाइन। जो इंफॉर्मेशन उसको थोड़ा मिला दिया गया और क्वेश्चंस कोई ना कोई पेपर का मिलाकर बना दिया गया, जैसे CIMA में होता है। तो CIMA के अंदर मेरे को कापलान 8-10 पेपर बनाकर देता है, सीमा इंस्टीट्यूट देता है, तो मैं उसको डील क्लास में करता हूं।
नॉर्मली। वैसे ही मान लीजिए अस्त्रांति से हम लोग को मिल गया कि एक पेपर बना हुआ है, पास्ट टर्म में जो पेपर्स आए हैं वैसा ही है, अलग कुछ नहीं है इसके अंदर, सेम स्टोरी है, बस आपको एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में बेस करके क्वेश्चंस दिया गया। अब यहां पर क्वेश्चंस क्या है, दिस इज प्री सीन मॉक 1, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें पहले ये इंट्रोडक्शन दे रहा है, द केस स्टडी रिलेट्स टू 3 टास्क, इट इज करेंटली September, द फॉलोइंग एग्जिबिट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। एक सेकेंड, एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2, एग्जिबिट 3, डायरेक्टर लोग का स्पीच डिस्कशन क्या चल रहा वो भी दे दिया। एग्जिबिट 4 एंड देन टास्क 1 36 मार्क्स, टास्क 2 30 मार्क्स एंड टास्क 3 34 मार्क्स, ठीक है। मैं ऐसा बोलूंगा, वैसे क्वेश्चंस जो बनाए गए हैं ना उसमें इतना ज्यादा जो डिटेल दिया गया एग्जिबिट बोलकर एग्जाम में इतना ज्यादा डिटेल नहीं आएगा, ठीक है। प्रीसीन दिया हुआ है, जैसे आप यहां पर जो पेपर खोल रहे हैं ये वाला जो, इसमें हम लोग को अगर कोई क्वेश्चन 30 मार्क्स का है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इतना है, देन उसी पे 16 4 14 2 36 मार्क्स, इसके लिए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इतना है, देन उसके बाद 5 2 6 2 मार्क्स। नॉर्मली ये थोड़ा सा पुराना स्टाइल का ही हो गया, थोड़ा सा, बिकॉज इतना ज्यादा अगर एग्जिबिट देगा तो फिर स्टूडेंट के लिए 4 घंटा का ही पेपर होएगा ना, फिर 3 घंटा कहां से होएगा। CIMA के अंदर प्रीसीन मटेरियल 25 पेज का पहले दे देता है, तो एग्जाम के दिन जो सिनेरियो होता है वो 1 पेज का ही होता है, बस उससे ज्यादा नहीं। इतना सारा एग्जिबिट देकर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं दिया जा सकता, तो थोड़ा सा एग्जाम के लिए डिफिकल्ट है, थोड़ा लेंदी है, ठीक है, होने दीजिए, कोई बात नहीं। जब हम लोग एग्जाम में रहेंगे सबसे पहले रिक्वायरमेंट खोलना है। रिक्वायरमेंट हमने खोल लिया, भाई रिक्वायरमेंट क्या है, तो पहले रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। ये पहला 36 मार्क्स का एक बार डिस्कस करते। सी इज सीकिंग टू ऐड न्यू रूट्स टू इट्स एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। कंपनी जितना भी रूट्स में फ्लाइट चलाती है, नया रूट ऐड करना है, एक्सपेंशन का तरीका। इट करेंटली ऑपरेट्स ऑलमोस्ट 1000 रूट्स एंड इट इज लुकिंग टू इंक्रीज दिस नंबर विद इन 100 जहां पर हम लोग का जिस रीजन में हम लोग फ्लाइट चलाते हैं वहीं पर 1000 रूट्स में हम लोग चलाते हैं और रूट्स ऐड कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो लुकिंग एट इंट्रोड्यूसिंग इंटरकॉन्टिनेंटल रूट्स फ्रॉम फॉर द फर्स्ट टाइम टू द कॉन्टिनेंट ऑफ नोमिडिया, यानी कि दूसरा कॉन्टिनेंट में भी जाना चाह रहे हैं, विच इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ होंड्रिया एंड विच हैज अ रेंज ऑफ क्लाइमेट्स नॉट फाउंड इन होंड्रिया, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, थोड़ा क्लाइमेट वहां अलग है। नोमिडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द प्लैनेट and it is far more economically diverse than Hoндria, with a significant number of developing nations as well as a small number of increasingly developed ones. It is far more economically diverse than Hoндria, with a significant number of, it is far more economically diverse than Hoндria, मतलब ये इकोनॉमिकली और ज्यादा बड़ा है, with a significant number of developing nations as well as a small number of increasingly developed ones, मतलब डेवलपिंग नेशंस इसमें ज्यादा है, डेवलप्ड वंस थोड़े कम है। एयरलाइन रूट्स आर नॉट बॉट, इंस्टीड एयरलाइंस एक्वायर्स राइट्स टू ऑपरेट ऑन स्पेसिफिक रूट्स। दिस कैन बी थॉट bilateral agreements between governments slots purchased at specific airports during desirable times or through other regulatory permissions. The CEO has requested your assistance in evaluating a range of potential routes available to Corjets. Prepare a report for the board of directors that evaluates the financial and non-financial benefits and drawbacks of each of the proposed routes. Prepare a report for the board of directors that evaluates the financial and non-financial benefits and drawbacks of each of the proposed routes. Professional skill marks are available for demonstrating commercial acumen skill, assessing how the different routes could enhance competitive position. 24 marks हो, 22 marks हो गया, आप 18 marks समझ के चलिए. Prepare a briefing note for the chief executive that evaluates the key risk C must consider in relating to becoming a global airline.
Professional marks are available for demonstrating evaluating skills in using professional judgment to clarify, identify and assess the impact of risk associated with intercontinental expansion. मैं एक बार टास्क 2 को नहीं पढ़ रहा, पहला वाला यहां पर बोला है जो अलग अलग रूट्स में हम लोग फ्लाइट्स वगैरह चलाएंगे, तो आपको बताना है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ईच ऑफ द प्रपोज्ड रूट्स। अलग अलग रूट्स का आपको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या है वो बताना है। और दूसरा वाला आपको बोल रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आपको ब्रीफिंग नोट देना है कि हम लोग को इंटरनेशनल एयरलाइन बनने से क्या क्या इश्यूज होने वाले हैं, क्या क्या रिस्क अराइज होने वाले हैं। बिकमिंग अ ग्लोबल एयरलाइन इवैल्यूएट्स द की रिस्क। और यहां पर प्रोफेशनल मार्क्स है रिलेटिंग टू प्रोफेशनल जजमेंट इन क्लियरली आइडेंटिफाइंग एंड एसेस द रिस्क एसोसिएटेड। और यहां पर प्रोफेशनल मार्क्स ऑन कॉमर्शियल एक्यूमेन। नाउ डेफिनेटली ये जो बता रहा है कि हम लोग यहां पर जाएंगे, ये उड़ाएंगे, मेरे ख्याल से कोई ना कोई एग्जिबिट में इसके बारे में और डिटेल दिया होगा, थोड़ा बहुत कुछ तो दिया होगा, जिससे हम लोग उसको और बेटर वे में लिख पाए। तो ऊपर से कौन सा एग्जिबिट में है वो तो मालूम नहीं है अपने को शुरू से। अब एग्जिबिट 1 में है, ठीक है भाई, तो एग्जिबिट 1 ही पढ़ेंगे। बहुत अच्छा, आप हेल्प कर दिए भाई। एक बार यहीं से पढ़ते हैं पहले। द केस स्टडी रिलेट्स टू 3 टास्क विच इज इन द एग्जाम 3 टास्क। सी इज एन एयरलाइन बेस्ड इन कॉरलैंड which operates across the continent of Honduras. You are an independent business analyst employed by the Corgetch to advise the board of the directors on various strategic projects and initiatives. It is currently September 2013. The following exhibits provide information relevant to the case study. Overview of the new routes. A summary of the details of 4 new routes available to Corgetch. मतलब एग्जिबिट 1 के अंदर ही सारा न्यू रूट्स का इंफॉर्मेशन है। सीएफओ एयरक्राफ्ट पर्सनल प्रपोजल, अ प्रपोजल फ्रॉम द सीएफओ टू द बोर्ड डिटेलिंग द परचेज ऑफ 30 न्यू एयरक्राफ्ट्स एंड हाउ इट विल बी फाइनेंस्ड। फंडिंग का दूसरा क्वेश्चन है बेसिकली। प्रोक्योरमेंट इरेगुलरिटीज एंड एक्सट्रैक्ट बोर्ड मिनट्स इन विच इंटरनल कंट्रोल फेलियर्स रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट आर डिस्क्लोज्ड। कोई भी चीज हम लोग खरीद रहे हैं वहां इंटरनल कंट्रोल फेलियर्स है, उसका तीसरा क्वेश्चन है, माने एग्जिबिट है। Exit interview excerpts from a range of exit interview conducted over the past quarter. जब कोई इंप्लॉई छोड़ के जाता है तो हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, भाई तुझे ना जाओ, क्यों जा रहे हो, उससे रिलेशन में चौथा कुछ है। The pre-scene information which you have already used to familiarize yourself with Corgetch and the industry in which is also available. The above information should be used to answer each task within your chosen response options. ठीक है, नीचे लिखने का, जहां पर लिखने का रहेगा वहां लिखना है। तो ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट रूट्स क्या क्या है। रीजनल रूट्स B751, D13, H99। B751 कनेक्टिंग 2 मेजर बिजनेस हब्स विद इन Honduras. हाई पैसेंजर वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड ड्यू टू बिजनेस ट्रैवल। यहां पर तो हम लोग 2 बिजनेस हब को जोड़ेंगे। मान लीजिए हम लोग दिल्ली और मुंबई को जोड़ेंगे। कनेक्टिंग 2 मेजर बिजनेस हब्स विद इन Honduras. High passenger volume is expected due to business travel. D13. Connecting a major city in Corland to a newly popular tourist destination and resort in a developing region of Honduras. Connecting a major city in Corland to a newly popular tourist destination. अच्छा. And resort in a developing region of Honduras. This is laser. H99. Connecting 2 secondary cities in Corland, one on the densely populated south coast and one of the larger cities in the Corland northern territory. Lower passenger volume but also less competition. ठीक है, मतलब पहला वाला में वॉल्यूम बहुत जोर का है, दूसरा वाला लेजर के लिए है, और तीसरा वाला वॉल्यूम कम है लेकिन कंपटीशन भी बहुत कम है, लोग यहां से आते जाते कम है। जैसे बहुत सारा आप इंडिया में जाएंगे, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आपको वाया होकर ही जाना पड़ेगा। तो यहां पर ये हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट जो लेकर आ रहे हैं, इसका वॉल्यूम कम है लेकिन कंपटीशन नहीं है, यहां पर दूसरे लोग नहीं है। ग्लोबल रूट
ये ग्लोबल रूट नया, 4 रूट है ना, 3 डोमेस्टिक, एक ग्लोबल। I-100, a long haul route connecting near city to a major city on the northern coast of Numidia. This city is known international business hub and a popular tourist destination. The route would represent the airline's first foray into the intercontinental travel. ये पहला बार हम लोग 2 कॉन्टिनेंट को जोड़ रहे हैं, मान लीजिए यूरोप, एशिया, जो भी समझ लीजिए यार। बोलता है रूट नेम B751 1399 I-100, एस्टिमेटेड पैसेंजर वॉल्यूम मंथली 80,000 60,000 30 50, सबसे कम वॉल्यूम है यहाँ। कॉम्पिटिटर प्रेजेंस हाई, मीडियम, लो, हाई, इंटरनेशनल और फर्स्ट वाला में बहुत हाई है, यहां मीडियम है, यहां तो है ही नहीं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन यहां बहुत जोर का, यहां सब कम, और लास्ट वाला में तो और ही कम। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन, 1.5 मिलियन, 1 मिलियन एंड 5 मिलियन। लास्ट वाला में इन्वेस्टमेंट बहुत जोर का। ठीक है, हो गया ना। और मैं नहीं पढ़ रहा, एक बार मान लीजिए हम लोग इतना पढ़ लिए, आपको क्या लगता है कि आप एग्जाम में रहोगे? अभी तो मान लीजिए क्लास में आपको भी समझाना है, इसलिए आपके लिए भी रीडिंग किया जा रहा है, बट अगर एग्जाम में हम लोग बैठे हैं तो ये जो रिक्वायरमेंट है, ये दोनों को रीड करना, ये एक पेज, और ऊपर में जो इंफॉर्मेशन दिया है 4 अलग अलग रूट्स, वो सब पढ़ने में कितना देर लगेगा? क्या लगता है? हाउ मच टाइम यू विल टेक टू रीड द टास्क 1, दोनों रिक्वायरमेंट 18 मार्क्स, 10 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, और ऊपर में जो एग्जिबिट 1 है पूरा रीड करने में, अलग अलग रूट्स का इंफॉर्मेशन लेने में कितना टाइम लगेगा? क्या लगता है? बोलना होगा ये सबको। 30 मिनट्स, तब तो होली है यार, महारानवा 30 मिनट नहीं चल, अभी लोचन तो बोल रही 1 घंटे। जब 1 घंटा रीडिंग करेंगे तो आंसर क्या लिखेंगे 3 घंटे में से? क्या? If you read this 1 hour, then तो you can't pass the exam, because फिर because all the presim में ऐसा ही हो रहा है। इवन एक मैट्रिक्स का भी presim है सर, जो स्पेसिमेन एग्जाम है, हाँ, उसमें भी तो presim तो दिया हुआ है, लेकिन एग्जिबिट बहुत बड़ा बड़ा है। हाँ, तो एग्जिबिट बड़ा बड़ा वो लोग जानबूझ के दिया, इतना बड़ा एग्जिबिट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये मान लीजिए आ गया। एक बार वर्स्ट टू वर्स्ट बात करते हैं, आपको इसको 15 मिनट में पढ़ना है, आप 1 घंटा 30 मिनट कहां से बात कर रहे हैं यार? बड़ा है इसलिए मैंने 15 मिनट्स बोला है, नहीं तो मैं बोलता 5 मिनट 10 7 मिनट ऐसा। आप एक पैराग्राफ को पढ़ने में कितना देर लगाते हो? ये पैराग्राफ पढ़ने में कितना देर लगता है आपको? नॉर्मली आते हैं लॉजिकली, बिकॉज नहीं तो आप लोग को लगेगा मैं ही लॉजिकल बोल रहा हूं। टू रीड दिस पैराग्राफ की कॉड जी सेइंग दिस, ये 1 पैराग्राफ का 7 लाइन 8 लाइन रीड करने में कितना देर लगेगा आपको? सच्ची बोलना, या अभी रीड कर लो सामने। रीड करने में इवन दो आपका स्क्रीन नहीं है, मेरा है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, आपका स्क्रीन होगा जल्दी, कितना देर? 2 मिनट, मान लीजिए 3 मिनट यार, तो 3 मिनट आप एक पैराग्राफ पढ़े, दूसरा तो 2 ही लाइन है, नीचे रिक्वायरमेंट पढ़े, तो ये सब पढ़ने में कितना मिनट लगेगा? 5 मिनट और कितना? फिर ऊपर में आप एग्जिबिट 1 में गए, एग्जिबिट 1 के अंदर 2 ही पेज तो है ना, कोई 50 पेज तो है नहीं महारानवा। एग्जिबिट 1 इज ए 2 पेजेस इंफॉर्मेशन, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, और तो कुछ है नहीं। और यहां पर भी ये तो अलग अलग एग्जिबिट बता रहा है। मान लीजिए जब आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, 15 मिनट में आप एक बार तो थोड़ा पढ़ोगे ही, जो पढ़ सकते हो आप। ये 3 रूट पढ़े, चौथा रूट पढ़े, इंफॉर्मेशन पढ़े, ये 30 मिनट कहां से आ गया यार? 1 आवर। क्या लॉजिकली सोचिए यार, आप कितना भी धीरे धीरे पढ़ेंगे, हौले हौले आस्ते, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। क्या भाई? सो कैन वी कम टू अ कंक्लूजन? अरे विल ट्राई हट यार महारानवा, फिर बाद में 15 नंबर नहीं होएगा एग्जाम में, समझ लेना। 1 पेज इज रिलेटिंग टू दिस, 1 पेज रिलेटिंग टू, 2 पेज पढ़ने में 1 घंटा 30 मिनट कहां से लगने लग गया? अरे यानी कि फोकस बहुत खराब है, जिंदगी में थोड़ा टेंशन चल रहा है, कोई फैमिली में कोई इंप्लॉयर है, कुछ उससे बाहर आइए सर। एग्जाम में फोकस तो ज्यादा रहता है वैसे, बट फिर भी आपको 15 मिनट से ज्यादा कोई हाल में नहीं लगना चाहिए रीडिंग में। मान लीजिए 5 मिनट आप दोनों को, सॉरी 5 मिनट आप दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे, प्लानिंग में लगाओगे, 20 मिनट आपका गया। ठीक है, 20 मिनट से ज्यादा अगर आप सोचने वगैरह में दे रहे हैं तो सोच लीजिए पास नहीं होना है भाई। तब हम लोग बस एग्जाम देने जा रहे हैं, पास होने के लिए नहीं,
फेल होने के लिए. यू अंडरस्टैंड? यू कांट टेक मोर देन 20 मिनट्स मीन मैन. अब आपको टोटल में 36 में से, मैं तो ये 4 और 4 क्या 4 नंबर ये मैं नहीं सोच रहा. मैं सोच रहा हूं कि मेरे लिए 18 और 10 28 मार्क्स है. तो 28 इंटू 2.5, बिकॉज 80 नंबर के लिए एक 180 मिनट्स, 15 मिनट मैंने वैसे भी छोड़ दिया. आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, आप लोगों ने सब एग्जाम दिया जानते हो. तो 15 मिनट में भी तो कुछ रीड करेंगे, लेकिन एक बार छोड़ दीजिए उसको. 80 मार्क्स के लिए 180 मिनट्स. सो 28 मार्क्स के लिए कितना मिनट? 28 इंटू 2.5, 28 इंटू 2.5, 28 दूना 56 और 14 70 मिनट. 70 मिनट शाहरुख खान वाला 14 मिनट आपने लगा दिया. मान लीजिए 20 मिनट लगा दिया यार. 70 में से 50 मिनट बचा, यानी कि आपको 28 मार्क्स का आंसर 50 मिनट में लिखना है, टाइप करना है. 28 मार्क्स का आंसर 50 मिनट, यानी कि पर मार्क्स मोटा मोटी अराउंड 1.25-2 मिनट अप्रोक्सीमेटली. मैंने 2 मिनट बोला था. 18 इंटू 2 36 मिनट. मे बी आप 35 मिनट पकड़ लीजिए, 30 मिनट पकड़ लीजिए. 30 मिनट में आपका टाइपिंग हो रहा है. 30 मिनट में लेंथ ऑफ द आंसर 45 लाइन्स, 10 मार्क्स. मोटा मोटी आपका 18 मिनट. 18 मिनट में लेंथ ऑफ द लाइन 27 लाइन्स, यानी कि आपको यहां 40 to 45 लाइन्स लिखना है और यहां आपको 25 लाइन्स लिखना है. 45 और 25 लाइन्स मोटा मोटी 60 लाइन 70 लाइन लिखना है आपको. ठीक है, क्या लिखना है अब? क्या ये प्लानिंग समझ में आया? बात समझ में आ रही है? हाउ टू प्लान? बिकॉज यू नीड टू कंप्लीट योर पेपर मैन. You can't take 36 marks only for 3 hours. Then तो we can't pass. और उसके बावजूद अगर हम लोग सोचेंगे एग्जाम में कि हम यहां पर ये प्रीसीन भी खोल के पढ़ेंगे, तब तो हो लिया. देन आपको 15 दिन पहले क्यों दिया एयरलाइन पढ़ने के लिए? आप बोलेंगे मैं तो अभी तक एक बार ही पढ़ा हूं, पढ़ा ठीक से नहीं. क्यों नहीं पढ़े? प्रीसीन दिया है तो 3 बार 4 बार पढ़ेंगे ना. अभी भी टाइम बहुत है. आप 3 बार 4 बार कल ही पढ़ लीजिएगा उसको, कि प्री सीन खोलने का मौका नहीं मिलने वाला एग्जाम में. आप यहां से ये सब एग्जिबिट ही पढ़ेंगे, उसी में टाइम चला जाएगा. टास्क पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, कहां से? ये खोलने का टाइम नहीं है सर. पहले ये वाला एग्जाम में मिलता था तो आपको 4 घंटा दे रहे थे. अब ये पहले से दे दिया तो 3 घंटा है बस. बात बरोबर. पेपर थोड़ी ना चेंज हुआ है, पेपर वैसे ही चल रहा है जैसे था. अब यहां पर रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप लिखेंगे रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम द, ऊपर में जो लिखा है ना, द फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट, डेट, सब्जेक्ट. फिर उसके बाद लिखेंगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपको जो क्वेश्चन है उसी को अपना लैंग्वेज में समझाना है. ये जो रिपोर्ट ये लोग बना रहे हैं, ये रिपोर्ट हम लोग बना रहे हैं कि वी टू एक्सपेंड द कॉर्ड एयरलाइन. कॉर्ड्स को आप एग्जाम में सी लिख दीजिएगा. एक जगह कॉर्ड लिखेंगे ब्रैकेट में सी. अब सब जगह सी लिखना चालू कर दीजिए. एग्जाम में शॉर्टकट अलाउड है, बशर्ते वो एब्रिविएशन के बदले एक बार आप बता दिए. पूरा पेपर में आप सी 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 लिखते जाएंगे. यू विल बी सेविंग टाइम. आप सी लिखे, एक जगह कॉर्ड लिखकर सी लिख दिए. अब चालू किए. द कंपनी वांट्स टू एक्सपेंड so that they can give the benefit to the stakeholders, shareholders, better return. We are a private company, and for that reason they are targeting that we will be introducing our airlines in 4 different routes, 3 domestic and 1 international. When we introduce these routes, when we go into these routes, what will be the financial and non-financial benefits and drawbacks of introducing our flights in these routes, that is covered in this report. ये इंट्रोडक्शन हो गया. जब आप ये लिखे, एग्जामिनर को समझ में आ गया कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, बिकॉज आप इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट जब लिख रहे हैं, इसका मतलब एग्जामिनर समझ गया कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है. आप उसका दिल पहले ही जीत चुके हैं. आपने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया मैं क्या कवर कर रहा हूं. अब आप आगे गए. मान लीजिए आपको लिखना है पहले फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल बेनिफिट्स, या आपको लिखना है फिनेंशियल बेनिफिट्स, फिर फिनेंशियल ड्रॉबैक्स, फिर नॉन फिनेंशियल बेनिफिट्स, फिर नॉन फिनेंशियल ड्रॉबैक्स, यानी कि 4 एरिया. या आपको लिखना है फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल बेनिफिट्स 1 हेडिंग एंड फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल ड्रॉबैक्स, जो भी समझ लीजिए आप. अब हम लोग को देखना है फिनेंशियल बेनिफिट्स क्या है. अगर हम नए रूट्स में जाएंगे, नए पैसेंजर्स आएंगे, नया रेवेन्यू आएगा, सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ये फाइनेंशियल बेनिफिट होगा.
ये फाइनेंशियल बेनिफिट से शेयर होल्डर पे को पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा, शेयर का दाम बढ़ेगा, अर्निंग्स बढ़ेगा, प्राइस अर्निंग रेशियो आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। अगर हम लोग फाइनेंशियल गेन करेंगे तो फाइनेंशियल बेनिफिट होगा कि यू कैन से दैट जो भी हम लोग के यहां काम करते हैं, जो लोग भी सप्लायर्स है, फाइनेंसर्स है, या जो इंप्लॉइज है, उनको हम लोग बेटर रिटर्न दे पाएंगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज दे पाएंगे, बेटर सर्विस दे पाएंगे, हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा, हम कस्टमर्स को बेटर हेल्प कर पाएंगे। दीज आर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या होएगा? हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारा मार्केट शेयर बढ़े, हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर पाए। वी शुड बी एबल टू सर्व मोर एंड मोर कस्टमर्स बिकॉज वी आर ऑलरेडी ए बजटेड एयरलाइंस, वी नीड टू हेल्प। जैसे यू कैन गिव एग्जांपल्स की जो ऊपर में पहला वाला रूट है, जो बिजनेस वाला रूट है, जहां बहुत ज्यादा ऑलरेडी बिजनेस, तो वहां पर प्राइसेस बहुत हाई है। हम लोग तो बजटेड एयरलाइंस है, तो हम लोग वहां पर उनको कमती दाम में बेटर फ्लाइट, मे बी विथ लेस सर्विस, बट हम लोग बिजनेस ट्रेवल को फ्लाइट ऑफर कर पाएंगे। इंटरनेशनल रूट में भी हम लोग फ्लाइट, जैसे इंडिगो का इंटरनेशनल में भाड़ा दूसरे से कम है, मे बी उसका सर्विस क्वालिटी दूसरे से खराब है। जैसे मान लीजिए किसी को बाहर जाना है दिवाली दुर्गा पूजा में, या मान लीजिए हैप्पी न्यू ईयर मनाने कहीं बाहर जाना है, आप अगर फ्लाइट्स का पता लगाएंगे, अभी क्लास के बाद पता लगाना, कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में इंडिगो का दाम दूसरे फ्लाइट से कम है, बिकॉज वो बजटेड एयरलाइंस है ना, वो माने एमिरेट्स या यूएसए वाला फ्लाइट से कंपेयर नहीं कर रहा है अपने आप को, वो उस तरह का सर्विस नहीं देने वाला है आपको। वैसे नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भोजन वोजन मिलेगा, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन वो वैसा कैटेगरी का सर्विस नहीं मिलेगा जो एमिरेट्स फ्लाइट्स ये सब में होता है भाई। सिंगापुर एयरलाइंस वाला सर्विस नहीं देगा वो, सिंगापुर तो वैसे भी लो ही है फिर भी, बट दैट टाइप ऑफ सर्विस दे आर नॉट गोइंग टू ऑफर। मेरा ये बोलने का मतलब है कि आप नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स में बड़े मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, आप डिफरेंट कंट्रीज को जोड़ रहे हैं, जो अलग दूसरा रूट्स है ना जहां लोग जोड़ते नहीं है वहां पर उसको जोड़ रहे हैं, दैट इज ए नॉन फाइनेंस। आप उसका यू कैन से लोगों को इधर से उधर जाने में तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज आप यू आर नॉट कंसर्न विथ ओनली योर फाइनेंशियल गेन, यू आर कंसर्न विथ नॉन फाइनेंशियल गेन ऑल्सो। तभी तो आप बोलेंगे कि आप एक्चुअली सही मानने में बिजनेसमैन है। मान लीजिए मेरे को स्टूडेंट को पढ़ाना है, पास कराना है, उसको एग्जाम दिलवाना है, लेकिन उसके साथ उसको जॉब भी दिलवाना है, उसके साथ उसको जितना तरह से बेनिफिट हो सके देना है। वो मे बी उसका मेजरमेंट से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो भी एक जरूरत है हर बिजनेस के लिए, चाहे आप प्रॉफिट ओरिएंटेड हो तो भी। अगर हम लोग ड्रॉबैक्स की बात करें, फाइनेंशियल ड्रॉबैक्स के अंदर हम लोग बजटेड एयरलाइंस है, इतना सारा अलग अलग रूट्स जहां पर पैसेंजर्स नहीं है, इंटरनेशनल जहां कंपटीशन ज्यादा है, वहां पर हो सकता है कि हम लोग पैसे लगाएं, रिटर्न प्रॉपरली नहीं आए, नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए, हम लोग का फाइनेंशियल से एडवर्सली इफेक्ट होएगा, शेयर का दाम गिर जाएगा, फाइनेंशियल एडवर्स इफेक्ट होएगा, मे बी हम लोग कंपनी में जो ऑब्लिगेशंस वो पूरा ना कर पाए, जो फंडिंग वगैरह रेस करेंगे वो हम लोग पे नहीं कर पाए, दैट इज फाइनेंशियल ड्रॉबैक्स, नॉन फाइनेंशियल ड्रॉबैक्स। जब ऐसा तरह सर्विस देंगे जहां पर क्लाइमेट पूरा अलग है, बोला ना उन्होंने कि एक जगह का क्लाइमेट पूरा अलग है, वो ऊपर से ले लेंगे, वो जहां पर क्लाइमेट अलग है वहां पर फ्लाइट्स में प्रॉब्लम आएगी, पैसेंजर्स को अच्छा नहीं लगेगा, उसके कारण वो कंप्लेन करेंगे, उससे हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उस पर फर्क पड़ेगा। नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट के अंदर इंटरनेशनल फ्लाइट्स में हमको इंटरनेशनल लॉज वगैरह मानने पड़ेंगे, वैसा हम लोगों का अभी तक हुआ नहीं है। नया टाइप का बिजनेस होगा तो लॉज रेगुलेशंस मानने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। या नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकता है कि जब आप इतना ज्यादा और फ्लाइट्स उड़ाएंगे, आप कंजेशन करेंगे, आप यू कैन से इवन दो अपने ऊपर फाइनेंशियल बेनिफिट्स में लिख सकते हैं, हम लोग का जो फ्लाइट्स है वो कॉस्ट इफिशिएंट है, वो ज्यादा फ्यूल इफिशिएंट है, C02 कम होगा, लेकिन नीचे आके नॉन फाइनेंशियल में लिख सकते हैं कि जब इतना फ्लाइट्स उड़ाएंगे और पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, नॉन फाइनेंशियल के अंदर ड्रॉबैक्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल, और पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, और यू कैन से पैंडेमिक ये सब होगा, गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज हो सकता है, रूट्स वगैरह के लिए अप्रूवल लेना है, वो सब प्रॉब्लम आ सकती है। मेरा ऐसा बोलने का मतलब है ये चीज का आंसर आप पढ़ेंगे कहां से? आप सोचेंगे, मान लीजिए शमशाद जी आपका ये जीवन का पहला क्लास है, इनका क्वेश्चन का आंसर आप कहां से लेकर आएंगे? अगर आप SBR और AFM पढ़ रहे हैं वो टेक्निकल है,
आप कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएएस आईएफआरएस पढ़ के रखे हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। आप एएफएम पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव है, फ्यूचर ऑप्शन है, स्वैप है, एनपीवी आईआरआर कैलकुलेशन है, ये कौन सा ऐसा चीज है? इसके लिए कोई आंसर कहीं नहीं लिखा हुआ है और कोई सही और गलत नहीं है। आपको अपना प्रैक्टिकल फीलिंग को उजागर करके फटाफट पॉइंट कवर करना है। मान लीजिए आपने आंसर लिखा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास है, आप ये भी देखिए कि ये पूरा पेपर का आंसर आपको मिला, अगर आंसर पढ़िए मत, आप ये पूरा पेपर का आंसर 3 घंटे में लिखिए। लिखने के बाद मॉडल आंसर पढ़िए, क्या चीज वो लोग लिखा, मैं क्या नहीं सोचा, क्या मेरे को और डालना चाहिए, सिंपल था, क्या चीज को इजीली कवर किया जा सकता है, वो लोग क्या लिख, वो सोचना है ना। हम थोड़ी ना बोल रहे हैं हम लोग सर्वोपरि हैं, जब एग्जाम में टाइम नहीं होता हम लोग उतना नहीं लिख पाते, तो वही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप सोचेंगे मैं अभी दूसरा पेपर अब नहीं कर सकते बिकॉज वो टाइम गया, बट नॉर्मली जब आप पहले अगर 3 4 5 पेपर प्रैक्टिस किए होंगे कहीं से भी, वो सब तो अभी आ रहा है, वही तो है। इंडस्ट्री अलग है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन थोड़ी ना अलग है, लेकिन यहां कोई टेक्निकल याद करके कोई चीज नहीं लिखा जा सकता। इट्स अ प्रैक्टिस। If the student practice for 2-3 months writing answers continuously, evaluating from the model answers, maybe they are not taking classes, they can pass the exam. By the classes, what happens? The teacher is checking your answers, giving you homework, asking you to write the assignments, checking your answers, giving you marks, guiding you properly, जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छा से हो जाता है। सो मान लीजिए कोई जन पिछले बैच में मई जून में था, नहीं पढ़ा, और अभी भी ठीक से नहीं पढ़ा, तो टेंशन तो रहेगा ना यार, लेकिन फिर भी सोचेंगे कि इसमें कुछ याद करना ही नहीं था। ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड मेरे को सोचना है, वैसे सोचकर जाइए तो ज्यादा फीलिंग आएगी। मान लीजिए मेरे को भी इनका आंसर पढ़ना है, पहला वाला 18 मार्क्स, इन्होंने क्या लिखा, व्हाट दे आर राइटिंग, कौन लिखा है, बहुत लोग मिलाकर लिखे। कितनी देर में लिखा है? जितनी देर में हम लोग डिस्कस किए उतनी देर में नहीं, बहुत टाइम लगा है। मॉडल आंसर मतलब वन ऑफ द बेस्ट आंसर, but not in that time in which you can write the answers to the board of directors। जब आप पढ़ रहे हैं कोई भी मॉडल आंसर, शुरू से ध्यान दीजिए रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है। to the board of directors from business analyst, evaluation of new routes। नॉर्मली जब आप एग्जाम का ये जो यहां पर है ना, आप इसमें अगर मॉडल आंसर्स पढ़ेंगे, मैं अभी नहीं खोल रहा, तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर डेट वगैरह भी लिखा हुआ है, रिपोर्ट कौन सा दिन बना रहे हैं, सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है, नो प्रॉब्लम। सी हैज solidify its position as a leading low-cost airline in Hyundai. Its no-frill approach and commitment to process automation have entered it into a significant segment of market. As the airline seeks to expand, it's imperative that any new routes align seamlessly with its core board values and operational strategies. This report aims to analyze the financial, non-financial implication of potential new routes. ठीक है? अब ये लोग पहला रूट एक एक रूट करके लिख रहे हैं, इतना टाइम अपने पास नहीं रहेगा, लेकिन लिख रहे हैं। पहला रूट बोल रहे हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पहला रूट तो वहां पर है जहां पॉपुलेशन बहुत है, बिजनेस क्लास चाहिए, जहां पर लोग बहुत इधर उधर जाते हैं, कंपटीशन बहुत है। A projected volume of 80,000 monthly passenger presents a robust revenue stream aligning with low cost, high volume model. The 10% expected profit margin align with the company's most recent profit before tax compared to its revenue. This route ability to cater to such volume efficiently along with the profit margin position as a strong contender. This route would bring an estimated 9,60,000 additional passengers per year, which represent just 1% of the C's annual passenger base on the market share of 14%। मेरे को ये ध्यान नहीं था, नहीं तो ये लिखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको प्री सीन मटेरियल में टोटल हम लोग कितना पैसेंजर को सर्व करते हैं साल में दिया है, वो 600 मिलियन उन्होंने दिया है, उसका ये 9,61% करीब है। Although this is only an increase of 1%, this routes itself represent an increase of around 0.1% of the number of routes available to coach। Number of routes भी information दिया है। Price sensitivity in the realm of low cost carrier, high competition often participates fair wars। Given the high level of competition on this route, revenue stream may face volatility। A 12 million upfront investment could elongate the break even period if far significantly। मतलब प्राइस सेंसिटिविटी, मतलब बोल रहा है कि इस रूट में जाने से हम लोग को ब्रेक इवन थोड़ा लेट से आएगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट अच्छा सा खासा है। Establishing a strong presence, 2 businesses hubs
not only increases quad's visibility, but also could lure business travelers who might prefer a budget-friendly yet efficient option for their frequent travels. Operational capacity. Dense traffic and high competition mean heightened potential for logistical challenges, maintaining quad's reputation around 80% over the past few years, but trending towards over the last 3 years amidst potential delays or cancellation will be paramount. Additionally, it is worth mentioning that Quads does not offer business class or any flights. ये इतना कोई नहीं लिख सकता, एक एक रूट के बारे में कहां से लिखेंगे? थोड़ा थोड़ा जब पॉइंट लिख रहे हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, डीमेरिट्स, उसी में रूट्स के बारे में थोड़ा बहुत डेटा डालते जाएंगे जो ऊपर से दिया है. इतना ऐसे तो माने आई मीन टू से इवन अगर आपको ये पता भी चल गया और आप सोचिए इसको लिखेंगे 2 घंटा तो इसी में लग जाएगा, तो आप 36 नंबर ही 2 घंटा में थोड़ी ना लिखेंगे. द आंसर इज नॉट एट ऑल रिटन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए मॉडल आंसर फॉर एग्जाम. जब मैं कराता था सीमा के लिए, जब मैंने कराया, आप देखे होंगे अगर मॉडल आंसर भी लिखा हुआ है तो मान लीजिए आपके कंपैरिजन में 1.5 या मैक्सिमम 2 गुना, ये तो 5 गुना आंसर लिखा हुआ है एक एक रूट्स को पकड़ पकड़ के. इससे फायदा क्या हो रहा है? दैट यू आर गेटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट टू राइट, बट दिस इज नॉट दैट यू कैन राइट इन द एग्जाम. और इसमें यहां पर इन्होंने अलग अलग बाइफरकेट नहीं किया है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, उनके हिसाब से सब एक ही है. और साथ में यह भी नहीं बाइफरकेट किया कि एडवांटेज है डिसएडवांटेज है. जैसे मैंने अभी जो पढ़ा, जो शुरू में मैं पढ़ रहा था, मैं और नहीं पढ़ रहा बिकॉज जैसे ये लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल एडवांटेज के तौर पर लिखा है, लेकिन ये प्राइस सेंसिटिविटी डिसएडवांटेज के तौर पर लिखा है कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन करने से ब्रेक इवन आने में टाइम लगेगा. दिस इज अ डिसएडवांटेज. दे आर नॉट मेंशनिंग इट इज अ डिसएडवांटेज. इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स मतलब क्या होता है, फायदा नुकसान. तो उसी पॉइंट्स के अंदर फायदा भी डाल दिया, उसी पॉइंट्स के अंदर नॉन फायदा भी. 4 रूट को बेस बना के 3 डोमेस्टिक 1 इंटरनेशनल, सारा पॉइंट्स जो लगा लिख दिया. ठीक है, रॉन्ग नहीं है, अच्छा ही है. बट आप इसको देखकर अगर डरेंगे कि ये तो इतना लिख दिया, लिखे ही जा रहा है, कोई लिमिट थोड़ी ना है यार. आप अगर एक लाइन ये सब लाइन जोड़िए तो ये थोड़ी ना, जो मैंने बोला था कि 18 नंबर के लिए आपको 30-35 लाइन लिखना है, ये कम से कम मोटा मोटी 200 लाइन लिखा है. मैं जोड़ नहीं रहा, बट एक पेज में अगर आप जोड़ेंगे तो कम से कम 30 लाइन आता है. 6 पेज का आंसर लिखा हुआ है, 180 लाइन. 180 लाइन तो पूरा लिखने का टाइम नहीं है आपके पास. मैं तो वही मेल फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, नो प्रॉब्लम. बट आप लोग कोई भी मॉक पढ़ के ये मत सोचिए कि ये मॉक आ रहा है. जैसे सीमा को जब पढ़ाते थे, जब मैं 8-10 मॉक कराता था, तो स्टूडेंट लोग को मैं क्या बोलता था, दुनिया में ऐसा कोई पेपर नहीं बना है जो मैं बना दूं जो एग्जैक्टली वही आएगा. ये सब ओपन एंडेड एग्जाम है, इसमें कोई नहीं है कि यही आएगा ऐसा ही आएगा. आपका प्रैक्टिस आपको ये चीज फील करवाना चाहिए, कुछ भी आएगा हम लिख पाएंगे, कुछ भी आएगा हम मैनेज कर पाएंगे. बिकॉज कुछ भी आएगा जो आप एग्जैक्टली नहीं किए होंगे. आप अगर अलग अलग 4-5 पेपर दूसरा प्रीसीन के बेसिस पे सॉल्व किए हैं तो आपको एरिया सारा कवर हो गया, वो ठीक है कि वैल्यूएशन है, मर्जर्स है, फंड रेजिंग है, कोई एक्सटर्नल एनालिसिस है, इंटरनल एनालिसिस है, कुछ भी है, आपका सब कवर हो गया है, एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी. लेकिन एग्जाम में जो देगा उसका इंडस्ट्री और उसके बेसिस पे सिनेरियो तो अलग ही है ना. वो तो आपका सब काम आएगा पढ़ा हुआ. तो नॉर्मली अभी के लिए तो नहीं, जैसे मान लीजिए मैं दिसंबर के लिए पढ़ाऊंगा तो मैं यही चीजें, मान लीजिए फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, एनीथिंग, मैं उनको अलग अलग केस स्टडी में कराते हुए आऊंगा. अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जब दूसरी नई केस स्टडी आई है, प्रीसीन आया, तो स्टूडेंट अपने आप तैयार है कि वो उसको लिख पाए. लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा याद कर रहा है, मगअप कर रहा है, यही क्वेश्चन आएगा तो उसका टेंशन और चालू होगा, बिकॉज उससे वो मैनेज नहीं कर सकता. कैसे मैनेज करेंगे आप? हर आदमी का सोचने का तरीका अलग है. जब मॉडल आंसर पढ़े तो ये जरूर मेरे को पर्सनली ये दिखा कि जब मैं आप लोग को अभी डिस्कस कर रहा था, मैं रूट्स के बारे में ज्यादा बोला नहीं, बिकॉज मेरे को इंफॉर्मेशन ज्यादा ध्यान में नहीं था. जब मैं एग्जाम में होऊंगा, अगर मेरे को एग्जाम देना है तो मैं थोड़ा सा रूट्स का डेटा कॉपी पेस्ट करूंगा आंसर में, जिससे मेरे को लिखना नहीं पड़े. कोई पर्टिकुलर रूट के बारे में जो बताया गया है वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके वैसे ही नहीं छोड़ दूंगा, थोड़ा इधर उधर एडजस्ट कर दूंगा, थोड़ा सेंटेंस उसमें घुमा दूंगा, थोड़ा उसको चेंज कर दूंगा, जिससे वो मेरे राइटअप से मेल खा जाए.
जो भी मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख रहा हूं, उसमें कोई भी रूट का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मैं उस एग्जाम्पल को ऊपर से कॉपी पेस्ट करूंगा, जैसे कि मेरा लाइन भी बढ़े और मेरे को अपने से इंग्लिश ज्यादा बनाना नहीं पड़े। लेकिन मैं ऐसे एक एक रूट के बारे में 2-2 3-3 पेज नहीं लिख सकता। दैट इज आई डोंट हैव टाइम, बिकॉज उतना टाइम तो नहीं है ना। आपको यह सोचना है कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, वैसा हो सकता है कोई चीज आप पढ़े होंगे चलेगा, लेकिन आपको वहां पर अपने से प्रैक्टिकल होकर बनाकर लिखना है और टाइम को मैनेज करके चलना है। 2 पेज का चीज आप 15 मिनट में पढ़ के रेडी हो जाइए। आपको अलग से 15 मिनट और मिलता है शुरू में, उसमें भी तो थोड़ा पढ़ेंगे। 15 मिनट में आप पढ़ के और प्लान करके रेडी हो जाइए। अब आप लिखने का टाइम दीजिए। लिखने का टाइम 18 नंबर में ये नहीं कि आप 50 मिनट लगा दिए, तो फिर दूसरा पोर्शन कैसे लिखेंगे? 18 नंबर मतलब आपको उसमें लिखने में 25 मिनट 30 मिनट लगाना है, बस 30 मिनट मैक्स टू मैक्स। तो 30 मिनट में आपका लेंथ ऑफ द आंसर क्या होगा? 45 लाइन्स। 1 मिनट का 1.5 लाइन, 45 लाइन्स। 2 लाइन 4 लाइन इधर उधर, 1-2 मिनट इधर उधर, बस। हर क्वेश्चन, महारानवा के पास ये पेपर है, महारानवा को 3 घंटा में ये पेपर कंप्लीट करना है, ये सोचकर इतना ही लेंदी आ गया तो क्या होएगा? ये ज्यादा लेंदी है, बट आपको जो भी लेंदी पेपर आया करना तो पड़ेगा ना, सभी लोग करेंगे, हम लोग अकेले तो नहीं है। हर एग्जाम में आज तक जितना एग्जाम दिए होंगे, कौन सा एग्जाम में लगा कि पेपर छोटा था, लेंदी नहीं था? बीकॉम में लगा था ऐसा कभी? सोचिए एक बार। एनी एग्जाम यू रियलाइज दैट पेपर वॉज पॉसिबल टू कंप्लीट इन 3 आवर्स? मान लीजिए सीए वगैरह का कोई एग्जाम दिए होंगे महारानवा, सीए इंटर, सीए फाउंडेशन, या मान लीजिए बीकॉम के अंदर बीकॉम का कोई भी सेमेस्टर का एग्जाम, क्या कभी ऐसा लगा था? मेरे को नहीं याद आता है। आज तक मैंने 50 एग्जाम दिए होंगे, कोई एग्जाम में ऐसा नहीं लगा कि पेपर 3 घंटा का 2 घंटा में हो जाएगा, 2.5 घंटा में हो। हर एग्जाम में ऐसा ही लगा 3 घंटा नहीं 3.5 घंटे का था। तो ये तो एक जनरल एक्सेप्टेबल पॉइंट है कि हर पेपर लेंदी होता है, ये तो नया बात नहीं है ना। आपको उसी में परफॉर्म करना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। आप ये नहीं बोल सकते पेपर लेंदी था इसलिए छूट गया। आप 2 नंबर का भी छोड़कर नहीं आएंगे, 2 नंबर भी तभी कर पाएंगे जब आप हर मार्क्स के लिए उतना ही टाइम देंगे जितना अलाउड है। ये नहीं कि जहां ज्यादा आता है 3 गुना टाइम, जहां नहीं आता है छोड़ के आ गए। सो यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ 18 मार्क्स 180 मार्क्स। 18 में से 18 ही मिलेगा, लेकिन आप 30 नंबर का छोड़ दिए, उसका तो लड्डू हो गया ना। तो 70 नंबर में 50 नंबर थोड़ी ना आ सकता है, एसबीएल में नहीं आ सकता है। यू कांट स्कोर। 1 नंबर का भी छोड़कर नहीं आ सकते। स्पीड बढ़ाना होगा, जल्दी देखना होगा। यानी कि जस्ट मैं लास्ट खत्म कर रहा हूं मेरा बोलने का। मेरा ऐसा बोलने का मतलब है, जब अभी क्लास खत्म होगी, आपको जो मैं नोट्स मेल करूंगा, जो मैंने सिनॉप्सिस बनाया है, उसको एक बार रीड कर लीजिए। वो आपके सब आंसर में लिखने में काम आएगा। जो मैंने ये वर्ड फाइल बनाया है, रिसर्च वगैरह करके, इधर उधर से जापा तापा करके, ज्यादा टाइम होता मैं और बढ़िया बना लेता, उतना मेरे पास टाइम ही नहीं था। सारा और दूसरा टेंशन चल रहा है। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि कुछ तो आप लोग को देना चाहिए जो कहीं नहीं मिला। मैंने वो मिलाकर बनाया है। ये मैंने 20 फॉन्ट साइज में लिखा है। अगर आप 12 फॉन्ट साइज करेंगे तो ये 6 पेज है, यानी कि आपको पढ़ने में आधा घंटा लगेगा 6 पेज। आप एक बार और पढ़ लीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के दिन भी एक बार। ये हर आंसर में काम आएगा। जो भी आपका 100 नंबर का पेपर है, पूरे जगह काम आएगा, पहली बात। दूसरी बात, प्री सीन अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। अगर पढ़ चुके, एक बार और पढ़ लीजिए। तीसरी बात, आपके पास अगर कोई पेपर जैसे महारानवा को मिला, कहीं से मिलता है, मेरे को मिलता है, मैं अगर देता हूं, आपको मिलता है, आप उसका आंसर केवल रीड मत करिए ऐसा। आप उसका आंसर 3 घंटा में लिखिए। लिखने के बाद मॉडल आंसर से कंपेयर करिए। पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करिए। मॉडल आंसर से कंपेयर करके अपने आप को इंप्रूव करिए। चौथा, अगर आपको लगता है कि कोई एरिया आपका खराब है, मान लीजिए आपको डेट इक्विटी फंडिंग नहीं आता है, वैल्यूएशन नहीं आता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं आता है, कोई एकदम जीरो ज्ञान है, जीरो, मान लीजिए शमशाद जी का आज पहला क्लास है, तो आपके पास मेरा जो क्लासेस का रिकॉर्डिंग है, उसमें गूगल ड्राइव के अंदर एक्सेल सीट है, वीडियो लिस्ट है। आप उस पर्टिकुलर वीडियो में जाकर वो वाला क्लास कंप्लीट करिए, उसका स्पीड बढ़ा दीजिए जिससे आप जल्दी से कर पाए। और उसके अलावा आपको जो भी करना है आप कहीं से भी कर सकते, बिकॉज अभी मैं आपको नहीं बोल सकता कोई दूसरा प्री सीन, कोई दूसरा पेपर आप आंसर करिए, वो टाइम नहीं है। दैट आई विल नॉट से, दैट वॉज दैट टाइम गॉन। जो लोग दिसंबर में एग्जाम देंगे उनके लिए वो सब पर्याप्त समय है, सो वो मैं नहीं बोल रहा।
ये मेरा आप लोगों से एडवाइस है। और पेपर कंप्लीट करके आना है, छोड़ना नहीं है। एक नंबर का भी छोड़ेगा मेरे को फोन मत करना, सर छूट गया। मैं तो बोल रहा हूं ना पहले, जब मालूम है कि ये करना है तो उसको करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इफ यू लीव द पेपर फॉर 5 मार्क्स यू कांट पास द एग्जाम, सिंपल। ठीक है, अब आप लोग बोलिए, पहले महारानवा आप ही बोल लीजिए। सर प्रीसिम के अंदर जो की इंफॉर्मेशन केपीआई है पेज नंबर 6, कैन यू जस्ट दिस? जरूर खोलते हैं सर। पेज नंबर 6, यस सर। ये नीचे वाला, हाँ सर बोलिए सर। नंबर 1 जो सर हाँ आस्क के बारे में, दे आर सेइंग आस्क इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल एंड मल्टीप्लाइंग बाय द डिस्टेंस फ्लोन। हाँ इट इज अ मेजर ऑफ एयरलाइन कैपेसिटी, सो इट्स लाइक आस्क द इंक्रीज ऑफ आस्क इज गुड फॉर द एयरलाइन, दस आस्क मींस अवेलेबल कैपेसिटी, मतलब प्लेन जब उड़ रहा है तो वैकेंट उड़ रहा है ये बोल रहा है, या फिर टोटल कैपेसिटी ऑफ द प्लेन बोल रहा है सर? Because as per that calculation, your point number 2 will be either increasing or decreasing, because revenue is divided by ask, and अगर ask खराब है then revenue के लिए means like accordingly it will be calculated. So I was confused. Seats available मतलब is it good for the airline, vacant seat है या फिर total capacity of the seats है? यहां दो बात मैं बोलूंगा। पहला बात, हम लोग बचपन में कभी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग पढ़े हैं कोई भी? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग मींस ट्रांसपोर्ट या मान लीजिए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल या ट्रांसपोर्ट ये सब में डुअल यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं। डुअल यूनिट्स मतलब होता है कि आप अगर एक पैसेंजर को एयरलाइन में कैलकाटा से दिल्ली ले जा रहे हैं तो कॉस्टिंग पर पैसेंजर नहीं निकाला जाता, कॉस्टिंग निकाला जाता है पर पैसेंजर किलोमीटर, कि एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्चा क्या पड़ रहा है। Whenever we talk of any industry which is operating industry, operations में engaged है, हम लोग डुअल यूनिट्स यूज करते हैं, दो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये वहां से सब चीज निकला है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है ना, पैसेंजर को भी देखना है, किलोमीटर को भी देखना है। तो हम लोग को ये लोग बोला है कि हम लोग का 300 फ्लाइट्स है। एक एक फ्लाइट में मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, मेरे ख्याल से 120 सीट है। तो 300 इंटू 120, 300 इंटू 120 मतलब 3600 सीट्स। अब ये जो 300 एयरलाइन है ये कहां कहां जाएगा? हम लोग का तो रूट्स डिसाइडेड है ना कि होंडराई में हम लोग कहां कहां पर जाएंगे, कितना फ्लाइट कौन सा जगह जाएगा, कितना फ्लाइट कौन सा जगह जाएगा। जो टोटल डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल करेंगे 300 फ्लाइट से, उसको हम लोग नंबर ऑफ पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो नंबर ऑफ सीट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आ गया सीट किलोमीटर। सीट किलोमीटर का मतलब हुआ कि ये एयरलाइन कंपनी के पास इतना कैपेसिटी है, मतलब इतना आदमी को इतना किलोमीटर ले जाने का औकात है, दैट इज देयर कैपेसिटी। अगर हम लोग के पास 300 फ्लाइट्स है और हम लोग के पास 120 करके 300 एंड 3600 सीट्स है, और हम लोग मान लीजिए 1 लाख मिलियन किलोमीटर जाने वाले हैं, तो मल्टीप्लाई करके सीट किलोमीटर आया। दूसरा एयरलाइन है, उसके पास भी सीट है, उसके पास भी किलोमीटर है, बड़ा कौन है, किसके पास कैपेसिटी ज्यादा है? इसको हम लोग गिनते हैं कैपेसिटी ऑफ द एयरलाइन कंपनीज। मे बी नॉट ओनली इन बजटेड, दूसरे एयरलाइन में भी होता होगा। ये एक फैक्टर है कि कितना कैपेसिटी है, बिकॉज अगर कैपेसिटी पता चलेगा तभी तो पता चलेगा कैपेसिटी यूज कितना हो रहा है। कोरोना के टाइम पे कैपेसिटी यूज हो रहा था लड्डू, कोरोना के बाद अभी 2022-23 में कैपेसिटी एक्सेस यूज होने लग गया है। लोग जो 2-3 साल से घर के अंदर बैठा हुआ था ना, वो पागल के जैसे बाहर निकलना चाह रहा है, किसी को घर में नहीं रहना है, नॉर्मली समझो। तो कैपेसिटी बहुत हाई लेवल पे यूज हो रहा है। अभी जो नॉर्मली ये दिवाली, दुर्गा पूजा, क्रिसमस वगैरह सारा फ्लाइट सब भरती है, सब भरती है, बिकॉज आप सीट पे बैठा के उड़ाकर उतना ही जगह ले जा पाएंगे ना जितना है। सो दैट इज सेड एज सीट किलोमीटर। दो चीज को मल्टीप्लाई करके बनता है, नंबर ऑफ सीट्स
मल्टीप्लाइड बाय किलोमीटर गिव्स यू सीट किलोमीटर. टोटल सीट 3600, टोटल किलोमीटर टू बी ट्रेवल्ड से 1 लाख किलोमीटर. मैं ऐसे ही बोल रहा हूं. तो 3600 इंटू 1 लाख विल बी कॉल्ड अवेलेबल सीट किलोमीटर कैपेसिटी. बात समझ रहे हैं? अब आप बोल रहे हैं दूसरा वाला को पहला वाला से कोरिलेट करने के लिए हम लोग के पास जो कैपेसिटी है और हम लोग जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो हम लोग अपना पर कैपेसिटी पे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. सिंपल बात है कि मेरे पास ट्यूशन फीस आया और मैं अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करूंगा तो आएगा मेरे को पर स्टूडेंट से कितना रेवेन्यू मिला. वैसे ये लोग भी कर रहे हैं. रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर, revenue per available seat kilometer is calculated by dividing the airline total revenue by its total available capacity. It is a measure of potential revenue generation. मान लीजिए ये जो कॉर्ड है उसमें पर सीट अवेलेबल रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू पर सीट अवेलेबल किलोमीटर मान लीजिए $100 है और मेरा कॉम्पिटिटर के पास 120 है. इसका मतलब वो अपना एक यूनिट से 120 जनरेट करता है, मैं तो 100 ही जनरेट करता हूं. इसका मतलब मैं उससे खराब हूं. मैं अपना कैपेसिटी को प्रॉपरली यूज नहीं कर रहा, मेरा कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड है, इसीलिए तो रेवेन्यू मेरे पास कम आ रहा है ना. लोड फैक्टर कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज ऑफ चेक्ड इन पैसेंजर्स इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट अवेलेबल सीट्स. इट इज अ मेजर ऑफ यूटिलाइजेशन कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज ऑफ चेक्ड इन पैसेंजर्स इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट. ये ऊपर वाला दोनों से रिलेटेड नहीं है. एक एयरक्राफ्ट में 120 सीट है लेकिन 120 में से 100 भरती है, तो 100 डिवाइडेड बाई 120 इज द लोड फैक्टर. परसेंटेज ऑफ चेक्ड इन पैसेंजर्स इन रिलेशन टू द सीट्स अवेलेबल. इट इज अ मेजर ऑफ यूटिलाइजेशन. आप बोलेंगे सर ऊपर भी जब हम लोग निकाल रहे हैं सीट किलोमीटर तो हम लोग को यूटिलाइजेशन भी जो पैसेंजर जितना किलोमीटर गया वैसे निकालना चाहिए, लेकिन लोड फैक्टर सीट से निकाला जा रहा है, किलोमीटर से नहीं. कितना किलोमीटर कौन गया ये नहीं देख रहे. रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर, रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर इज कैलकुलेटेड नंबर ऑफ पैसेंजर्स multiplied by the total distance traveled. It shows the number of kilometers traveled by paying passengers who are referred to as the revenue passengers. अब ये ऊपर 2 नंबर से कोरिलेट कर दिया. बोल रहा है रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पैसेंजर्स multiplied by the total distance traveled. It shows the number of kilometers traveled by paying passengers who are referred to as the revenue passengers. मतलब एक्चुअली मान लीजिए हमारे पास 120 सीट है लेकिन 100 सीट पे ही लोग आए, तो जो लोग आए वही लोग तो ट्रेवल किए ना. वो लोग कितना किलोमीटर ट्रेवल किए, पैसेंजर्स को किलोमीटर ट्रेवल से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आ गया रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर. It shows the number of kilometer traveled by paying passengers who are referred to as revenue passengers, जिनसे हमें पैसा मिला. C02 per passenger, total C02 produced by the airline divided by the number of passengers. जो पैसेंजर्स हमारे यहां आए, जो लोग सीट पे बैठे, उनके अगेंस्ट में कितना पॉल्यूशन क्रिएट किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैसेंजर्स. पर पैसेंजर कितना पॉल्यूशन हमने उनको दिया. पंक्चुअलिटी बेसिकली कितना समय पे हम टाइम पे पहुंचे. The percentage of flights which land on time at the destination of airport. Typically this means landing within 15 minutes of scheduled arrival time. Indigo Airlines कहीं जगह 2 घंटा में पहुंचना है, पहले से ही बोलता है 2.5 घंटा लगेगा और फिर 2 घंटा 10 मिनट में पहुंच के झंडा गाड़ता है, हम पहले पहुंच गए बिफोर टाइम. इंडिगो तो सारा एयरलाइन उसका चीटिंग कर लिया है. वो क्या होता है कि पहले ही मालूम है कि ये जगह 2 घंटा में पहुंचेंगे, 2 घंटा 20 मिनट बोलकर रखता है, 2 घंटा 10 मिनट में पहुंच जाता, बोलता बिफोर. वैसे 15 मिनट लेट को लेट नहीं माना जाता. ये बता रहे हैं कि कितना जगह हमने टाइम पे लैंडिंग किया, बिकॉज पैसेंजर्स को ट्रेन, बस, एयरप्लेन सब जगह टाइम पे पहुंचा के नहीं, इससे बहुत मतलब है. तो आप पहले ही पैसेंजर को बोल दीजिए 4 घंटा लगेगा, लगेगा 3.5 ही, बस. यही सब बुद्धि चलाता है ये लोग. ये सब लिखना है कि नहीं मालूम नहीं है, बट मैंने देखा है कि डिस्टेंस कवर करने का इंडिगो को 2 ही घंटा लिखेगा, पहले से ही 2.5 घंटा बोलकर रखा है. दे डू दैट. मतलब इनको ध्यान से समझना है, बिकॉज मान लो इसके ऊपर कुछ दे दिया फिगर्स के, देगा क्या यहां पर. ये जो ये लोग लिख कर दिया है ना, ये जो लास्ट पेज में
ये सब तो उसी के ऊपर है। रेवेन्यू, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आरओसी, पंक्चुअलिटी, वो लास्ट वाला से रिलेटेड है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कॉस्ट ब्रेकअप, बहुत कुछ नहीं दिया है, हाथ में रखा है कि कुछ देंगे आपको एग्जाम में, कुछ बना बुनू के। बट अगर इस बात को समझ रहे नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं, तो जो डेटा वो लोग देगा उसको पढ़ने में और ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने बोला प्री सीन को जोर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए। कोई 50 पेज तो है नहीं, टाइम दीजिए इसके ऊपर। नॉर्मली अगर सीमा में मैं पढ़ाता हूं 40 दिन पहले, मैं बोलता हूं पहले बार एक बार प्री सीन पढ़ो आधे घंटे में, फटाफट पूरा 25 पेज, मैं ऐसे करता हूं। दूसरा बार पढ़ो 2 घंटे में, आधा घंटा के बदले धीरे धीरे आस्ते आस्ते। तीसरा बार पढ़ो मीडियोकर, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। चौथा बार रीड, उसके ऊपर नोट्स बना लो थोड़ा सा कि भाई क्या है क्या नहीं है, कहां बोल रहे हैं, क्या चीज है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा उन डेटा को यूज करो। तो आप भी 4 दिन में 4 बार पढ़िए, एक बार आधा घंटा में, दूसरा बार 2 घंटा में, तीसरा बार 1-1.5 घंटा में, चौथा बार उसके ऊपर थोड़ा नोट्स बनाइए। नोट्स कमती बनाना पड़ेगा, बिकॉज मैंने नोट्स बना दिया, आपको बहुत नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि मेरे को इसको पढ़ने का टाइम एग्जाम में नहीं है। ये 1 घंटा जो एग्जाम में देता था वो पहले ही दे दिया, हो गया। एक बार 2 मिनट खोल लिया आप एग्जाम में चलेगा, बार बार हर क्वेश्चन में खोलेंगे पढ़ेंगे, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर एक्स्ट्रा टाइम विच इज प्रेसियस टाइम इन द एग्जाम। दैट इज नॉट पॉसिबल, यू कांट डू दैट इन द एग्जाम। देन और बोलिए महारानवा जी, लोचन जी आप भी बोलिए, सौरभ जी आप भी बोलिए। लेकिन एमिरेट्स बढ़िया वाला है, वो बढ़िया एयरलाइंस है। हाँ 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 तो आई रेड अबाउट एमिरेट्स वगैरह क्योंकि वो एक अच्छा कस्टमर सैटिस्फैक्शन ठीक है, प्रोवाइड करते हैं कस्टमर। ठीक है। So I went into their reports and everything and I found many complex terms like fuel hedging कर रहे हैं वो लोग ताकि उनको like कोई रिस्क हो फ्यूल से रिलेटेड वो ना फेस करना पड़े, या जो भी like ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के लिए उनकी डिफरेंट प्रोसेसेस उन्होंने एकदम लिस्ट डाउन कर रखे रिपोर्ट में। तो सर फिर मैं कंफ्यूज ही हो गई, तो शुड आई जस्ट रीड अबाउट इट मोर और शुड आई जस्ट स्टिक टू द प्री-सीन ओनली? देखिए पहला बात ये फ्यूल हेजिंग। हेजिंग मतलब क्या होता है फ्यूचर में? नहीं, फ्यूल हेजिंग नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेजिंग मींस फ्यूचर में कुछ भी होने वाला है उससे आपको डर है, रिस्क है, नुकसान हो सकता है, आप अपने को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो फ्यूल का प्राइस तो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, तो एयरलाइन के कंट्रोल में क्या होएगा? फ्यूल तो डोमेस्टिक माने इंटरनेशनल प्राइसेस है, जहां जहां यूएसए है या मिडिल ईस्ट है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ये सब जगह से मोटा मोटी, और रसिया भी है। कोल तो कोल को माने ऑयल को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड गोल्ड। एक तो होता है सच्ची का गोल्ड, एक होता है लिक्विड गोल्ड। आज भी दुनिया में मान लीजिए गाड़ी फाड़ी जो भी है इलेक्ट्रिक वगैरह जनरेट हो रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग उस लेवल पे तो नहीं पहुंचे ना कि केवल ऑयल का यूज खाली इंडस्ट्री में या मान लीजिए एयरलाइन में हो, सभी जगह यूज हो रहा है। ऑयल का प्राइसेस किसी के कंट्रोल में नहीं है, इट इज इंटरनेशनली रेगुलेटेड प्राइस। तो आज अगर लास्ट का 5-7 साल का भी डेटा देखेंगे तो ऑयल का प्राइसेस, क्रूड ऑयल का प्राइसेस मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद है, 80 से लेके 130-140 तक गया हुआ है। इट्स अ वेरी बिग रेंज। तो अगर 130-140 करीब ऑयल का, क्रूड ऑयल का प्राइसेस जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? आपको अगर फिगर नहीं मालूम है एग्जाम में मत लिखिएगा, बट द फ्लक्चुएशंस इन द प्राइसेस इज 60-70%। आज मान लीजिए दाल, चावल, चीनी कुछ भी है, कोई भी सामान है, ऐसे थोड़ी ना चेंज हुआ है कि 80 भी हो गया, 140 भी हो गया 5 साल में, नीचे भी ऊपर भी, इन्फ्लेशन से मतलब ही नहीं है। तो अगर कम होता है तब तो अच्छा है, बट अगर ज्यादा होता है तो एयरलाइन तो बगैर फ्यूल उड़ेगा नहीं ना, तो आपको तो ज्यादा दाम देकर खरीदना होगा। तो आप अगर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि मैं नेक्स्ट 1 साल के लिए, 2 साल के लिए फ्यूल ये दाम में खरीदूंगा, या आपने फ्यूल का मार्केट में कमोडिटी का फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सब भी होता है कि अगर मान लीजिए फ्यूल आपको ज्यादा दाम में खरीदना पड़े तो आपका फ्यूचर्स ऑप्शन डेरिवेटिव में फायदा हो जाएगा। यहां से आपका फ्यूल का पैसा बेसी लगेगा, वहां से आपका फ्यूचर ऑप्शन में फायदा हो जाएगा। हेजिंग 2 तरह से होता है, या तो आप किसी से सामान खरीदेंगे, बेचेंगे, आप उससे रेट तय कर लीजिए,
तो अब रेट बढ़ने और घटने से आपको मतलब नहीं है। या आप दूसरा कोई सौदा दूसरा जगह से कर लीजिए जो अपोजिट हो, कि यहां नुकसान वहां फायदा, यहां फायदा वहां नुकसान। तो इस केस में होगा क्या हेजिंग करने से, अगर फ्यूल का प्राइसेस गिरेगा आपका कम नहीं लगेगा, अगर बढ़ेगा आपका बेसी नहीं लगेगा। आपको पता रहेगा आने वाले साल, 1 साल 2 साल में आपका फ्यूल का चार्जेस क्या लगने वाला है। आप उसके अनुसार अपना कॉस्टिंग, उसके अनुसार अपना टिकट का प्राइसिंग वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। हेजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी एंड हेजिंग ऑफ कमोडिटी रिस्क इज वेरी कॉमन इन द वर्ल्ड। हेजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, डॉलर, पाउंड, ये सब आना जाना किसी के कंट्रोल में नहीं है, हेजिंग करना चाहिए। कोई भी कमोडिटी, फ्यूल या ऐसा चीज जिसका प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं है, रेगुलरली आपको काम में लेना है, आपको हेजिंग करना चाहिए, जिससे आपके बिजनेस में फायदा भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा। आपको मालूम है मेरा पैसा ये लगना है, प्लेन उड़ाने का मेरा फ्यूल का खर्चा ये आना है, हमको उसको कॉस्ट में लेना है, कवर करना है। दूसरी बात, जब हम लोग कोई भी, जैसे ये एयरलाइन है, हर बार कोई नया नया इंडस्ट्री आएगा, जरूरत से ज्यादा उसके बारे में रिसर्च नहीं करना है। बिकॉज मैं जैसे 6 घंटे में रिसर्च किया हूं, मैं भी अगर एमिरेट्स या सिंगापुर एयरलाइंस या यूएसए का सब अलग अलग मैं एयरलाइन ले लेता, मैंने किसी को भी नहीं खोला, सच्ची में मानिए। ना तो मैंने इंडिगो खोला, ना कुछ खोला, बस मेरे को पढ़ के फीलिंग आ गया कि इंडिगो से रिलेटेड है। अगर मैं इंडिगो खोलता भी तो केवल 10 मिनट के लिए, बिकॉज आप किसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे वो 150-200 पेज है, और वो भी फॉन्ट साइज 8 में लिखा हुआ है, 8 में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनेक्चर 1B, बाप रे। यानी कि इफ यू डू रिसर्च लाइक दैट देन तो इवन 1 ईयर इज नॉट इनफ। तो आप बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करिए, उसका कोई फायदा नहीं। अपने आप को कॉमन मैन समझिए, नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल बेसिक चीज समझ में आना चाहिए। उतना ज्यादा आप उनका, अगर मान लीजिए ये तो फ्यूल हेजिंग मेरे को मालूम है, कोई चीज ऐसा हो सकता है जिसको मेरे को भी नहीं मालूम है, मेरे को एक बार पूरा राइट अप पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में, तब मैं उसके बारे में बोल पाऊंगा। वो चीज की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज एक कंपनी के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने में कितने तरह के लोग इंगेज होते हैं आप जानते हो। अकाउंटेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, देन यू कैन से बोर्ड मेंबर्स, ऑडिटर्स, कोई आईटी पर्संस, कितने लोग इंगेज होते हैं, तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होता है। ये सराफ एकेडमी का थोड़ी ना है, एंट्री टैली में डाल दिए, रेडी कर दिए, अकाउंटेंट आया, रिटर्न लगा दिए, वैसा नहीं यार। ये सब बड़ा बड़ा कंपनी का फाइनेंशियल्स बनाने में महीना लग जाता है, टीम काम करता है, इतने अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं। आप वो सारा चीज कैसे समझ लेंगे? वो चीज आप जब कहां काम करेंगे जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एग्जाम के टाइम पे वो सब नहीं, नॉट पॉसिबल। तब तो मैं एक भी सीमा का केस स्टडी 10 साल तक नहीं पढ़ा पाता। कैसे पढ़ेंगे यार, उतना नहीं पढ़ सकते। यू नीड टू बी कॉमन, ज्यादा उसका। और अब तो आगे से और मत रीड करिएगा वहां से, अब रिसर्च कर लिए जो कर लिए, बिकॉज यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स which are very jargon, technical words are written which you don't know, and you are माने pressurizing your brain, but that is not required in exam. They have written, आप लोग कोई भी इंस्टीट्यूट का ये वेबसाइट, ठीक है, एक बात बोल रहा हूं नॉर्मली, हम लोग सारा दुनिया में चक्कर लगा लेते हैं, यहां व्हाट्सएप, यहां लिंक्डइन। एसबीएल मॉक एग्जाम डीब्रीफ वीडियो, ये जो एसबीएल मॉक एग्जाम डीब्रीफ वीडियो है, ये कोई ने भी देखा है यहां? एसबीएल मॉक एग्जाम डीब्रीफ वीडियो, ये कोई ने भी देखा है? मतलब जो हम लोग के पास फ्री में है वो कोई नहीं देखेगा, है ना। और जो दुनिया में दुर्लभ है, मान लीजिए कोई ग्रुप में है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई टेलीग्राम ग्रुप है, वहां घुस घुस के सब कुछ, अरे यहां से आया। ये दुनिया का प्रॉब्लम है। मैं तो सब यहीं पर देखता हूं भाई, कहीं नहीं जाता। मेरे को जब पढ़ाना है, कोई नया चीज आया है, तो ये चीज जो आपको वो लोग देते हैं वो मेरे को पहले ही दे देते हैं। वो लोग, हम लोग का इस जो अपना पर्सनल लर्निंग पार्टनर का हब है वहां रहता है, फिर बाद में वो लोग उसको और बढ़िया करके स्टूडेंट को देते हैं। हम लोग को पहले ही बता देते हैं, कुछ नया चेंज आने वाले 6 महीना 1 साल पहले ही बता देते हैं। हम इन सब वीडियो को देखते हैं और बिलीव करिए, आप इतना चीज सब जगह से पढ़े होंगे, एक बार ये 4 वीडियो टोटल में 1.5-2 घंटा का होगा, ये चारों वीडियो को करने से जो फीलिंग आएगा ना, वो आज तक नहीं आया होगा जीवन में। अभी तक वो फीलिंग पैदा ही नहीं हुआ है। एग्जाम में नंबर कहां मिलता है, कैसे प्लानिंग करना है, कैसे लिखना है, कैसे नंबर कट जाता है, टाइम मैनेज, सब कुछ बोल रहा है बेचारा, आस्ते आस्ते करके, हौले हौले करके। लेकिन हम लोग यहां नहीं देखेंगे, ये तो इंस्टीट्यूट का है ना, ये कोई काम का थोड़ी ना है।
सब बेकाम का सारा चीज काम का है। यही तो एक प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई, आपके लिए नहीं। सीए इंस्टीट्यूट है, सीए कोर्स करता है, बेचारा लोग कितना सुंदर वेबसाइट बनाया है, कितने सारे वीडियोस वगैरह फ्री का दे के रखा है, कोई नहीं देखता है। स्टूडेंट को ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है, सच्ची में मैं तो पढ़ा रहा हूं। अगर वो सीरियस हो जाए कि मेरे को जो इंस्टीट्यूट जो भी देगा मैं सब इसी को रेफर करूंगा, बस ये यहां पर तो सारा बाइबल दे दिया A to Z ऊपर से नीचे। मैं फर्स्ट क्लास जब कराता हूं तो मैं बोलता हूं इन सबको एक बार देखना, ध्यान दे लीजिए, कोई भी वीडियो मेरा फर्स्ट क्लास देख लीजिए, AFM, APM, SBL, SBR, एनी सब्जेक्ट। सबसे पहले यहां जाता हूं, देखिए यहां ये दिया वो दिया। अब मैं एक एक चीज को कैसे खोलूं स्टूडेंट के सामने? अपने तो बार बार इसी को खोलकर पढ़ते हैं, आप कहां कहां से पढ़ते हो मालूम नहीं है, क्यों पढ़ते हो ऐसा समझ में नहीं आता। कि जब इंस्टीट्यूट बता रहा है भाई मार्किंग कैसे देंगे, नंबर कैसे देंगे, आंसर कितना लेंथ का लिखना है, तो सुनने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? और मैं जो भी क्लास में बोलता हूं यही सब बोलता हूं, इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस दिया वही तो बोलना होगा ना, घर से थोड़ी ना बनाएंगे आपके लिए। Whatever institute is guiding, that I should say to all of you. आपके और मेरे लिए बनाया गया है, फ्री में। फ्री में जो चीज मिलती है उसको तो ले, उसके बाद पैसा रिसोर्स लगाएंगे, क्या जरूरत है पैसा लगाने की? अगर टाइम मिले तो ये वीडियो को भी देखिएगा, फायदा होगा। लेकिन और रिसर्च नहीं करना है लोचन इधर उधर, वो सब जार्गन्स है, उसका कोई लिमिट नहीं है, आप क्या क्या पढ़ेंगे। एक इंडस्ट्री दुनिया में अनलिमिटेड है। Normally when you were saying you will follow to teachers, there are very few who follow any teachers. I am saying about me also. हम बोलेगा फर्स्ट क्लास में ये मटेरियल रेफर करना है, हम ये रेफर करेंगे, आप इसी को देखिए। स्टूडेंट बोलेगा और दूसरा मटेरियल कहां है, बीपीपी कहां है, ये कहां है, हम बोलेगा भाई इसको तो पढ़ ले, नहीं सुनेगा। हम बोलेगा क्वेश्चंस यहां से करना, बोलेगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहां से लाएं। अरे भाई भर्ती है यहां क्वेश्चंस, इतना पेपर तो दे दिया, जिंदा है कोई जो ये सारा पेपर्स कर ले? हम उसको इनाम देंगे, इतना पेपर, पास्ट टर्म पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर, स्पेसिमेन पेपर। यार इतना तो कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो कर लेगा। तो सारा चीज तो यहां दिया हुआ है, हम तो क्लास में यही कराते हैं आपको सारा। कोई कोई बोलता है सर कापलान में वही क्वेश्चन दिया हुआ है जो एग्जाम में आया था। अरे भाई बुर्बक है क्या? पहले एग्जाम में आ गया फिर कापलान ने प्रिंट किया है। कापलान, अस्त्रांति, बीपीपी, एनीबडी हैज प्रिंटेड द पेपर इन देयर बुक आफ्टर इट केम इन द एग्जाम। ये नहीं कि कापलान से एग्जाम में आया, उल्टा एग्जाम में आया फिर कापलान ने लिखा। तो ये मत सोच कि कापलान से एग्जाम में आ जाता है, बीपीपी से एग्जाम में आ जाता है, नहीं आता है। एग्जाम में जो आता है इंटरनेशनल कोर्स में सब नया होता है, कुछ पुराना नहीं होता। नो प्रॉब्लम। और बोलिए भाई। सर हाँ एक बात मेरे दिमाग में बोलना चाहता हूँ बोलिए। कि अभी जो ट्रेंड चला हुआ है, ज्यादातर लोग मतलब जो 15 साल 20 साल जो एक्सपर्ट है हाँ वो रिसर्च कर रहे हैं कंप्यूटर पे, बुक पे, कपलान और बीपीपी और हाँ। जिस पे उससे मिला देते नोट्स बनाते हैं, हाँ उसको इग्नोर करके मैक्सिमम जो लोग हैं वो चाहते हैं कि एक्स्ट्रा कुछ करें, हाँ कभी यूट्यूब प्लस गूगल से, चैट जीपीटी हाँ। से। तो इससे क्या होता है, आपका भी मेहनत बेकार हो जाता है जो देते हैं नोट्स बना करके, और हम जैसे लोगों का भी बेकार हो जाता है कि इधर से उधर से पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको समराइज नहीं कर पाते और लास्ट में समझ नहीं आता कि करना क्या। क्लास में समझ में नहीं आता कहां से पढ़े नहीं पढ़े। लेकिन मैं इसके लिए दो बात ऐड करूंगा। मान लीजिए कोई जन अपने आप पढ़ रहे हैं, ट्यूशन नहीं ले रहे, पैसे नहीं है या उसको नहीं लगाने, अपने आप पढ़ना है, उसको सारा चीज इंस्टीट्यूट का वेबसाइट से ही पढ़ना चाहिए। आप जो कोर्स कर रहे हैं, सीमा कर रहे हैं, एसीसीए कर रहे हैं, सीपीए कर रहे हैं, सीपीए में इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पे भर्ती है, कभी देखा ही नहीं है वेबसाइट पे क्या क्या है। हम तो सारा वेबसाइट से यूज करके पढ़ाते हैं। और एक मटेरियल जो आपको अच्छा लगे, हमको कापलान अच्छा लगता है, हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम उसको रेफर करते हैं। आपको एक पर्टिकुलर मटेरियल जो अच्छा लगे, ज्यादा गूगल, ज्यादा चैट जीपीटी, ज्यादा और रिसर्च, बिकॉज वो तो हो गया, इंस्टीट्यूट का हो गया और एक सर्टिफाइड मटेरियल हो गया और क्या, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। स्टिक रहिए कि मेरे को यहीं से पढ़ना है, इसी पे नोट्स बनाना है, इसी से क्वेश्चंस करना है, इसी पे प्रैक्टिस करना है, सब कुछ यहीं से करना है, जिससे हमको इतना नहीं दिखे ऐसा, एग्जाम के टाइम पे दिखे ऐसे, बस ये पढ़ना है, ये जाना है, ये करना है। वेदर यू आर स्टडिंग ऑन योर ओन। अब जहां तक बात है यूट्यूब वगैरह, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए वेबसाइट पे कुछ लिखा हुआ है नहीं समझ में आ रहा,
कापलान में लिखा हुआ नहीं, तो यूट्यूब में वीडियो थोड़ा देखना होएगा ना। वो भी सेल्फ स्टडी के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा यूट्यूब में गए, डाले किसका अच्छा वीडियो है, उसका लिंक सेव कर लिए कि बाद में ये वीडियो को फिर से रेफर कर सकते हैं, वो काम आएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, अगर आप ट्यूटर से पढ़ रहे हैं मेरे से, तो मैं तो सब आपको बता ही रहा हूं, आपको यूट्यूब में जाने की क्या जरूरत है, नहीं जरूरत, मैं तो आपके सामने हूं। लेकिन आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यूट्यूब पे जाना होगा सर। बहुत अच्छा अच्छा वीडियोस है, अलग अलग टीचर्स है, किसका बढ़िया कौन सा सब्जेक्ट का है, कौन सा एरिया आपके लिए डिफिकल्ट है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप अलग करके रख लीजिए, बाद में उसके बेसिस पे रिवीजन कर पाएंगे। कोई भी कोर्स अब सेल्फ स्टडी करना और इजी हो गया पहले से, बिकॉज पहले इतना रिसोर्स आपको फ्रीली नहीं मिलता था, अब मिल रहा है। लेकिन जब रिसोर्स ज्यादा हो जाता है ना, तो वो प्रॉब्लम भी देता है। जैसे हम लोग गूगल पे सर्च करते थे तो 1 2 3 10 पेज खुल जाता है, अब तो चैट जीपीटी और गूगल भी इतना रिसर्च इंजन, यार लिमिट नहीं है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वो हो रहा है, यू कैन सी। इसीलिए हम लोग टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सब पे कौन क्या दिया, अरे यही आएगा, कोई टीचर बोल दिया ये पेपर कर लो, ये आएगा। अब स्टूडेंट लोग बोलने लग गया, कोई भी इन्फ्लुएंसर है, बेवकूफ बनाने में तो सब काम नहीं है यार, वो भगवान ब्रह्मा जी है क्या, वो ये आएगा, ठीक है पेपर दिया, ट्राई कर लेते, एक बार देख लेते, हो गया बस, दैट्स ऑल। बोलिए लोच में या जैसे लास्ट टाइम जो पेपर आया था, हाँ तो उसमें ना अचानक से लाइक इट नेवर केम कि लेवेंस मॉडल डाल दिया था उन लोगों ने, जो आज तक नहीं आया था, एंड कल्चरल वेब जो आजकल नहीं, आज तक नहीं आया था, बट अच्छा। मैं पढ़ के गई थी वो अलग, हाँ। आई कुड अटेम्प्ट इट। सो सर फॉर दिस अटेम्प्ट लाइक हैव यू मेड एनी असम्पशन कि क्या आ सकता है, मतलब ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि नहीं। एकदम ऑफ गार्ड हो गए थे हम कि लेवेंस मॉडल। एक बात सुनिए कि जो कल्चरल वेब अगर एग्जाम में आया भी, तो उसका डायग्राम बना के दिया था कि नहीं? नहीं सर, डायग्राम में दे जस्ट सेड कि एनालाइज 2-3 लाइन में लिखा होएगा कल्चरल वेब के अंदर सॉफ्ट और हार्ड। लाइन था, बट फिर वो एग्जिबिट में दे रखा था वी जस्ट हैव टू एनालाइज। वो लोग ये बोल चुके हैं कि हम कोई भी मॉडल बेस्ड अगर कुछ पूछेंगे, हम मॉडल के बारे में आपको एग्जाम में एग्जिबिट में बताएंगे। मान लीजिए पेस्ट मॉडल, कोई बोलेगा पेस्ट मॉडल मैंने नहीं सुना, तो पेस्ट मॉडल के बारे में एग्जिबिट में बताएंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल बताएंगे। कोई भी मॉडल विदाउट बताए वो क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं पूछेंगे। रीजन उनका क्या है कि मॉडल इज टेक्निकल, वी आर नॉट हियर फॉर टेक्निकल पर्पस, वी आर हियर फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। अब ये बोलेगा कोई मेरे को पॉलिटिकल कोरिलेट करना नहीं आता, तब प्रॉब्लम, बिकॉज वो पॉलिटिकल भी एक्सप्लेन थोड़ी ना करेंगे वहां, हो सकता है एक लाइन लिख दे बट कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे तो आपका जो एसबीएल है उसमें कम से कम मेरे ख्याल से 200 मॉडल होएगा। कौन सा मॉडल वो लोग उठा कर देगा ये तो बोलना बहुत मुश्किल है यार। मेंडलॉस है, देन जो शुरू में मिशन विजन वाला होता है, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए अलग से मॉडल है, देन उसके बाद अगर हम लोग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं तो पोर्टर्स वैल्यू चेन है, पोर्टर्स का जो पोर्टर्स डायमंड मॉडल है, देन उसके बाद अगर रिस्क के अंदर जाएं तो रिस्क के अंदर टारा मॉडल है। सब चैप्टर में मॉडल ही मॉडल है हर जगह। मेरे को नहीं याद, आपको कहां से याद होएगा, नहीं पॉसिबल है। जब एनेक्स्चर में वो मॉडल लिख कर देगा हमको वहां से रिकलेक्ट करना होएगा। अब अगर मेरे को कुछ रिकलेक्ट हो ही नहीं रहा है तो मैं इंग्लिश मीनिंग में जाऊंगा, इंग्लिश मीनिंग उसका जो होता है उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ लिख के आ जाऊंगा, छोड़ के नहीं आना है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि ये मॉडल देगा, ऐसे कैसे बोल दे यार, बिकॉज आपका मर्जर्स एक्विजिशंस में भी बहुत सारा मॉडल है। हर जगह हर चैप्टर में आप देखेंगे टेबल बनाया हुआ है 2x2 हर 10-15 पेज के बाद। तो आज आपका एसबीएल का अगर मटेरियल है, मोटा मोटी 1000-1200 पेज का मटेरियल है, हर 10 पेज के बाद एक मॉडल का डायग्राम बनाया हुआ है, तो कितना मॉडल हुआ सोचिए। अब उसमें कौन सा मॉडल अगर दे देगा कैसे बोलेंगे आदमी, ऐसा तो नहीं बोल सकता ना। फेमस मॉडल यू कैन से जो कल्चरल वेब वाला मॉडल है, जो मेंडलॉस मैट्रिक्स है, जो पोर्टर्स का अलग अलग मॉडल्स है, जो पेस्ट मॉडल है, जो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए रैशनल मॉडल है, फिर उसके बाद यू कैन सी पोर्टर्स डायमंड है, और क्या बोल सकते, दीज आर रिस्क का टारा मॉडल है। ये सब इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, इनके बारे में बेसिक ज्ञान होना चाहिए। लेकिन फिर भी एग्जाम में उसके बारे में एनेक्स्चर में लिखा रहेगा, आपको उसके बेसिस पे फीलिंग आ जाएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बिकॉज
अगर केवल बोलता अप्लाई मेंडलॉज मैट्रिक्स, बताता ही नहीं कि मेंडलॉज मैट्रिक्स अबाउट स्टेक होल्डर, देयर पावर एंड इंटरेस्ट, वो तो बता देगा, वो लोग एनेक्स्चर एग्जिबिट के अंदर बताएंगे, तब आपको आंसर लिखने बोल रहा है। तो बोलता है मॉडल आपको याद नहीं करना है, तो आप वैसे उसके लिए प्लानिंग भी नहीं कर सकते। कुछ पॉसिबल नहीं है कि आप ये मॉडल आएगा, ऐसा सोच नहीं सकते, नॉट पॉसिबल, नथिंग लाइक दैट। ये जरूर है कि आदमी एपीएम और एसबीएल दोनों पढ़ेगा, तो जैसे एपीएम के अंदर ये सारा मॉडल पढ़ा जाता है, तो एपीएम एसबीएल एकदम रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, बस एपीएम के अंदर थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है और एसबीएल पूरा का पूरा ओपन एंडेड प्रैक्टिकल है, बट दोनों एकदम रिलेटेड सब्जेक्ट है, पूरा को रिलेटेड। आदमी एपीएम के बाद एसबीएल एग्जाम जो भी हम लोग से पढ़ता है और ठीक से पढ़ता है, एपीएम पास हुआ मजा आला, वो एसबीएल फेल हो जाए इस जन्म में तो नहीं हो सकता। अभी 12-13 लोग एपीएम का एग्जाम दे रहे हैं, 6-7 लोग अच्छे हैं, सब पास होने वाले हैं एपीएम, चाहे कैसा भी पेपर आता हो एपीएम का। अभी उसके बाद एसबीएल देंगे, सब आता रहेगा उनको क्लास में, वो क्लास में थोड़ा हीरो बनेंगे, बिकॉज उनको सब मॉडल मालूम है ना, बिकॉज वो टेक्निकली थोड़ा पढ़े हैं। लेकिन ये सारा चीज वापिस से एसबीएल में भी आ जाता है, लेकिन दोनों जगह बोल रहा है कि मॉडल अगर पूछेंगे उसके बारे में डिटेल एग्जिबिट में दे देंगे, आपको उसके बेसिस पे उसको लिखना है, याद नहीं करना है। मैं तो अभी 2 दिन पहले जब पढ़ाया बोला कोई मॉडल याद नहीं करना है। एपीएम के अंदर भी क्वेश्चन एग्जिबिट के अंदर मॉडल बता देता है, कल्चरल वेब उनका भी आता है, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, बट यू कांट से दिस इज इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, नथिंग लाइक दैट, नो सर। ये जो प्रीसी मटेरियल है, हाँ उसमें हमारे को एक तो मोबाइल ऐप वगैरह दे रखा है, हाँ। वेबसाइट के थ्रू बुकिंग वगैरह। हाँ। So for technical article references, we should just go through the big data analytics वाला part और mobile apps वाला। इतना वो hint करना चाह रहे हैं मतलब। नहीं टेक्निक, अब ये लास्ट में आप ये जो बोले टेक्निकल आर्टिकल वगैरह मींस वो नहीं समझा मैं। तो जैसे एसबीएल की लोग टेक्निकल आर्टिकल्स निकालते हैं ना, जैसे एआई का निकाल देते हैं, हाँ और फिर एआई का निकालते हैं, एक बिग डेटा एनालिटिक्स का निकाल देते हैं, और देन दे टेक ऑन जैसे इंटरनेट। माने यू वांट टू से दैट कि जो एग्जाम में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वो लोग देंगे उसमें कोई टेक्निकल आर्टिकल वो लोग डाल देते हैं, वो बोलना चाह रहे हैं आप? वो हिंट करना चाह रहे हैं कि वो बिग डेटा, जैसे लास्ट में बिग डेटा एनालिटिक्स आया था लास्ट वाला हाँ term में। हाँ और उससे पहले वाला जो टर्म मैंने दिया था उससे पहले वो एआई से रिलेटेड आया था। ठीक है। सो उसमें जो पहला वाला था आई वाज कॉट ऑफ हैंडेड एकदम कि एआई कैसे आ गया, एआई के बारे में मुझे ज्यादा पता भी नहीं था, पर इसका मैं पूरा प्रिपेयर होकर गई थी, सारा टेक्निकल आर्टिकल करके गई थी। बट फिर इसमें भी आई फेल बाय 5 मार्क्स। तो देन दिस पेपर में इन्होंने कुछ दे रखा है, मोबाइल ऐप का दे रखा है ना, तो मोबाइल ऐप में कस्टमर के बारे में अगर उनको कोई डेटा वगैरह रखना है तो उसमें बिग डेटा एनालिटिक्स पे भी रेफर कर सकते हैं। तो मैं वही दोनों टॉपिक्स पढ़ के जाऊँ फॉर टेक्निकल एनालिसिस, मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट जो होता है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि आप कहीं से भी बिग डेटा और एआई पढ़िए, वो जिस तरह से लिखा रहता है, का प्लान है, कहीं भी कुछ नहीं समझ में आता है, मेरे को तो नहीं आता, सच्ची बोल रहा हूँ। वो साइट पे ही होते हैं एसीसीए के। हाँ एसीसीए की वेबसाइट पे भी जो लिखा हुआ है, एक बार मेरे को याद है 2 साल पहले एक जन एसबीएल का एग्जाम दे रहा था, अब हो गया वो एसीसीए, तो वो बोला कि भैया टेक्निकल आर्टिकल 50 पेज का दिया हुआ है, हम लोग को एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। मैंने बोला करो, तो वो टेक्निकल आर्टिकल हम लोग डिस्कस किए, इतना बर्बाद क्लास हुआ ना, कोई लिमिट नहीं है। 2-3 घंटा मैं और वो लोग सब कोई माथा खराब कर लिया अपना। Whenever you are reading artificial intelligence, big data from any place, and you are sticking yourself to the write-up, you will not understand anything. Big data और artificial intelligence है क्या? Common sense है। आपको वो कॉमन सेंस आता है, एग्जाम में कुछ भी आएगा आप लिख पाएंगे। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आदमी का काम मशीन करेगी। तो आज मान लीजिए हम लोग का ऐप है, ऐप हम लोग को क्या बता रहे हैं? आपको टिकट बुक करना है, आप ऐप से कर लीजिए। आपको बोर्डिंग पास निकालना है, आप ऐप से निकाल लीजिए। आपको बैगेज चेक इन करना है, आप ऐप से कर लीजिए। आपको कौन सा गेट पे जाना है, कहां जाना है, आप ऐप से कर लीजिए। आपको कौन सा जगह पे आपका सामान मिलेगा, ऐप से कर लीजिए। आपको कोई कंप्लेन करना है, आप ऐप से कर लीजिए। ऐप मतलब आदमी का काम ऐप कर रहे हैं, तो कंपनी को स्टाफ को लगाना नहीं पड़ रहा है।
आपके सामने कोई खड़ा होगा, बोलेगा आप यहां आओ, ये लाइन में लगो, ये पैसा दो, ये लो, ये बैगेज यहां लगाओ। सब कुछ बहुत सारा एयरपोर्ट वर्ल्ड में है जहां ह्यूमन बींग्स है ही नहीं, सारा चीज अपने आप होगा, जाते जाइए आगे अपने आप होगा। ह्यूमन बींग्स का काम ही नहीं है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ? आदमी की जरूरत नहीं है, काम मशीन करेगी। ऐप आपको बताते जाएगा, आप ये करते जाइए और अपने आप मशीन्स वो काम करते जाएगी। उससे आपका पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगा, उससे आपका इफिशियंसी आएगा, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पॉल्यूशन कम होगा, और जो नॉर्मल मोनोटोनस टाइप जॉब है वो आदमी को करना नहीं पड़ेगा, वो स्किलफुल काम करेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है। बिग डेटा का मतलब क्या है? डेटा जिसको बिजनेस में यूज करके हमें फायदा हो सके। कितने लोग हमारा ऐप यूज कर रहे हैं, ऐप में यूज करने वाले लोगों का एज क्या है, जो लोग ऐप यूज करते हैं वो लोग कितना साल से यूज कर रहे हैं, ऐप के अंदर यू कैन से इन अ ईयर कितना एक्स्ट्रा यूजर्स आया है, ऐप के अंदर जो यूजर्स लोग हैं कितना बार उसको यूज करके वो लोग ट्रेवल करते हैं। आपको सारा का सारा डेटा अपने वेबसाइट, सोशल मीडिया और ऐप से ही मिलेगा। आप जब भी कोई ऐप अपने फोन में डाउनलोड करते हो तो आपको ऐप डाउनलोड करने के टाइम पे वो क्या बोलता है? इट हैज टू गिव यू नीड टू गिव परमिशन ऑफ योर एंटायर कॉन्टैक्ट इन द फोन, यू नीड टू गिव योर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल, उसको राइट देना पड़े। कोई भी ऐप आप फोन में, चाहे आप प्ले लिस्ट से जाओ, प्ले स्टोर से, कहीं से भी जाओ, आपके फोन में डाउनलोड होएगा ही नहीं, ऐप इंस्टॉल होएगा ही नहीं जब तक आप फोन का सारा राइट उसको नहीं देंगे। यानी कि जैसे ही आप सारा का सारा राइट फोन के ऐप को दे दिए, आपका फोन में आप कुछ भी कर रहे हैं वो उस ऐप को पता चल रहा है। वो ऐप बनाने वाला कौन है? मान लीजिए मेरे पास ऐप है इंडिगो एयरलाइंस का, मान लीजिए है इंडिगो एयरलाइंस, वो ऐप किसी ना किसी से बनवाया है। मान लीजिए जिसने वो ऐप बनाया है, जिसने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाला है, वो अगर चाहे तो मेरे साथ कोई भी बदमाशी कर सकता है, बिकॉज मेरे फोन का सारा राइट उस ऐप वाले के पास है। अगर आपके पास मेरा ऐप है मोबाइल फोन में तो आपका पूरा डेटा मेरे पास भी है। समझिए आप, मैं कोई सही गलत बात नहीं कर रहा, सच्ची बात बोल रहा हूं। सो नॉर्मली अगर आपके बैंक अकाउंट से कुछ पैसा लेना है, आपको कुछ उल्टा पुल्टा मैसेज करना है, कुछ भी करना है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। आजकल हम लोग बोलते हैं ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप अपना फोन से बत्ती जलाइए, गेट खोलिए, कोई भी चीज करना है सब करिए, सब ऑटोमेशन हो गया। पर्दा खोलिए, चलाइए, आप वाईफाई से उसको कनेक्ट कर लिए, वाईफाई से कनेक्ट किए तो जिस कंपनी ने वो प्रोडक्ट बनाया है उसका डेटा में आपका हर समय इंफॉर्मेशन जा रहा है। वो आपको चाहे तो कभी भी नौटंकी कर सकता है। यानी कि बिग डेटा अगर है, डेटा से फायदा उठा रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, क्या प्रोडक्ट बेचना है, किस मार्केट में जाना है, क्या करना है, उसका रिस्क भी तो बढ़ रहा है ना। मान लीजिए आप तो सही कंपनी है, कोई को आपका ऐप का जो डेटा है, कोई का आपको सर्वर का होल्डिंग मिल गया, उसको पासवर्ड पता चल गया, वो आपके कस्टमर के साथ गड़बड़ कर रहा है, सारे कस्टमर कंट्रोल कर लिया, आप क्या करोगे? ये सब चीज आने वाले समय में बहुत जोर से होने वाला है दुनिया में, बहुत जोर से, हमारी कल्पना के बाहर है। कोरोना तो कुछ था ही क्या? जब हम लोग सब चीज को दुनिया में फोन और ऐप से बना लिए तो हम तो अपना सारा जिंदगी का इंफॉर्मेशन सबको दिए, एक आदमी को नहीं। अब जो हैकर्स लोग हैं, जो बदमाश लोग हैं, जिनका यही काम है, वो तो डेटा हैक करेंगे ही ना। कंपनी का डेटा, कंपनी का कस्टमर का डेटा, तो बिग डेटा का जितना फायदा है उतना ही जोर का उसका नुकसान है और उतना ही उसका सिक्योरिटी चाहिए। मैंने अभी बोला आपका पूरा डेटा मेरे पास है, मेरे पास मतलब मेरे स्टाफ या मेरे पास नहीं है, उस सर्वर में है, सर्वर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। लेकिन जो आईटी पर्सन है जिसने ऐप बनाया है उसको तो पासवर्ड ब्रेक करके उसमें घुसना आता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। आपने सुना होगा अभी 7-8 दिन पहले एक लेडी कैब में जा रही थी, ओला कैब, वो पीछे की सीट में बैठी थी, मैं सच्ची बात बोल रहा हूं, कहानी नहीं है, यू कैन चेक। वो पीछे की सीट में बैठी थी, शी वाज टॉकिंग टू समबडी कंटिन्यूअसली व्हेन द कार वाज ड्राइविंग, और शी वाज टॉकिंग सम पर्सनल थिंग्स। ड्राइवर सारा बात सुन रहे, ड्राइवर उसको थोड़ा देर बाद ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। मे बी शी वाज
टॉकिंग टू हर बॉयफ्रेंड समथिंग, मे बी मैरिड और वट एवर इज द थिंग, उसको ब्लैकमेल किया, उससे 3 करोड़ रुपया ले लिया, वो 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ बोलेगा उसका। सिंस उसका जो फोन है वो तो गाड़ी जब चल रही है उससे रिलेटेड है ना, ऐप से मिला हुआ है, उसको इतना बुद्धि होएगा, वो उसका ऐप में घुस के, उसका बैंक अकाउंट में घुस के 3 करोड़ रुपया उससे निकाल लिया। 3 करोड़। यानी कि आपके पास कोई भी ऐप आपके फोन में है, उसको क्या राइट देना है नहीं देना है, जैसे बार बार मैसेज आता होगा, ओटीपी किसी के साथ शेयर मत करना, बैंक वाला के साथ भी हम लोग कभी नहीं मांगते, बोलता है ना ऐसे। ये जितना बिग डेटा का फायदा है उतना ही उसका प्रॉब्लम भी है, उतना ही। हम लोग कॉमन मैन गलती कर देते हैं, हम लोग को पता है इतना बुद्धि है, फिर भी ध्यान नहीं रहता। मान लो कोई जन, आज मैं एक जगह कुछ रजिस्ट्री करा रहा था, मेरे को वो पर्सन बोला आप एक प्लेन पेपर पे साइन करके उसका फोटो खींचकर भेजिए। हम बोला हम नहीं भेजेंगे, बिकॉज प्लेन पेपर पे साइन किया हो तो कुछ भी हो जाएगा यार। बोला डिजिटल सिग्नेचर नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं चलेगा। हमने उसका स्क्रीन शेयर किया, स्क्रीन शेयर करके जहां पर मेरे को सिग्नेचर डालना है मैंने डाल दिया। उसमें भी हो सकता है वो कुछ कर लिया होगा, लेकिन कम से कम कुछ तो ध्यान दे। जब आप कोई डेटा दे रहे हैं, जैसे कोई स्टूडेंट लोग बोलता है सर हम तो ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे। कोई भी ऐप आप डाउनलोड करेंगे वो आपका मोबाइल का सारा डेटा लेगा, कोई भी ऐप बनता ही नहीं है इसके बगैर। यानी कि जितना बिग डेटा का फायदा है उतना उसका प्रॉब्लम्स है। अब इस चीज को आंसर में घुमा घुमा कर जलेबी के जैसे लिखा हुआ है, आप उसको रटे जा रहे हैं। उसको रट के होगा क्या, प्रॉब्लम क्या होगी कि आप एग्जाम में जाओगे आपको कुछ भी याद नहीं आने वाला है। वो जहां से भी आपने पढ़ा वो उस तरह से टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यू कांट राइट अ सिंगल लाइन, आई कैन नॉट राइट, मे बी यू ऑल कैन राइट। हम तो अपना जिंदगी जानते हैं भाई, प्रैक्टिकली जानते हैं, हम उसको लिखेंगे। जब कोई स्टूडेंट मेरे से बिग डेटा आईटी ये सब पूछता है, कॉमन प्रैक्टिकल, कोई किताब नहीं पढ़ना है, सिंपल सोचिए। हम अपना ऐप का एग्जाम्पल देने लग जाते हैं, अपना खर्चा बोलने लग जाते हैं, मैं यही बोलने लग जाता हूं। तो आपने जहां से पढ़ा उसको अगर याद किया है मत करिए, आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे एग्जाम में। उसमें से जब प्रेशर आता है ना, कुछ नहीं याद आता है, आपको समझा हुआ चीज ही लिखना है। यानी कि ये जो एआई है, ऐप है, बिग डेटा है, ये सब कॉमन सेंस है, इसको कहीं से पढ़ा नहीं जा सकता। आपका पूरा सब्जेक्ट ही कॉमन सेंस है, कहीं से नहीं पढ़ा जा सकता। सिंपल बात यही है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। तो आप अगर कहीं से पढ़े भी हैं, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू क्यों लगता है? जैसे मैंने एपीएम पढ़ाया, सर मेरे को जीरो बेस बजटिंग का एडवांटेज डिसएडवांटेज याद नहीं आ रहा है। आपने याद किया ही क्यों कि याद करने का नौबत आए? क्यों याद किया आपने? जीरो बेस बजटिंग सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझिए, उसको अपने लैंग्वेज में लिखिए। पहले लिखने के टाइम पे प्रैक्टिस नहीं किया, ऐसे याद कर रहे हैं तो गड़बड़ होएगा। ऑल दीज एग्जाम्स आर ओपन एंडेड एग्जाम, प्रैक्टिकल, नो टेक्निकल एस्पेक्ट्स नीड टू रिमेंबर फ्रॉम एनी बुक। दैट कैन बी पॉसिबल when you do practice in writing. तो सर जैसे लास्ट पेपर में दिया था उसकी आंसर स्क्रिप्ट भी देखी थी, जैसे बिग डेटा एनालिटिक्स का था। तो उसमें उन्होंने ज्यादा कॉमन पॉइंट्स लिखे नहीं थे, लाइक उनको नहीं लिखने तो हम लोग लिखेंगे, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मॉडल आंसर तो उसमें कॉमन पॉइंट्स नहीं थे, दे रोट लाइक डीबगिंग में बिग डेटा एनालिटिक्स। तो वो तो बुक में भी जब आप पढ़े होंगे वो वैसा ही लिखा होगा यार। आप हाँ, तो वो तो डीबगिंग मैं तो लिखूंगा ही नहीं ना, मेरे को डीबगिंग लैंग्वेज नहीं समझ में आता है, मेरे को अपना समझ में आता है। ये प्रॉब्लम है बिग डेटा का, मैं तो वो सब लिखूंगा ही नहीं, वो लैंग्वेज ना पढ़ूंगा ना लिखूंगा, टेंशन ही खत्म। ना दिमाग में डालेंगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट करने का जरूरत नहीं है। इन ही नहीं करेंगे तो आउट क्यों करना है? करना ही नहीं है। यूर दीज थिंग्स आर वेरी टेक्निकल, whether you read from any book anywhere, you need to make yourself ready कि ये चीज को मेरे को ऐसे लिखना है। ये सिंपल और आपको भी आता है, बस उसको प्रैक्टिकली से मिलाना है। आप उनका डीबगिंग वगैरह 50 बार पढ़ लीजिए तो भी आप नहीं लिख पाएंगे। आप तो 50 बार पढ़े होंगे, देखिएगा एक दिन, एक बार चेष्टा करिए कल वो लिखने का, जो जो टेक्निकल पढ़े हैं एक भी नहीं आएगा, सच्ची बोल रहा हूं। तो माथा उससे बॉर्डरेशन में आ रहा है ना, आप इतना पढ़ लिए, प्रेशर है, प्रेशर को रिलीफ, वो सब टेक्निकल है, नहीं याद करना है, नहीं याद होएगा, नॉट रिक्वायर्ड। सिंपल चीज है, बिग डेटा सारा दुनिया चला रही है। मेरे को अगर मिल जाए एसीसीए का कितना स्टूडेंट है, कौन कौन एक्टिव है, कौन कौन कलकत्ता में है, कौन कौन ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, किसको, तब मेरे को भी मजा आ जाए, आए ना। बिग डेटा मेरे लिए भी तो यही है, हमको सिंपल समझ में आता है व्हाट इज बिग डेटा, बस
उसके बेसिस पे जो 2-4 लाइन 5 लाइन बना के एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना हम लिख सकते हैं। कोई टेक्निकल जार्गन हम नहीं लिखेंगे, आता ही नहीं है, लिखेंगे कहां से? उतना जिंदगी भगवान इंग्लिश दिया ही नहीं है, कहां से लिखेंगे हम? तो आप अपने आप को लाइट करिए, बिकॉज आप याद नहीं कर पाएंगे। बात ये है, जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे आपका डीबगिंग एंड डीबगिंग हो जाएगा, बिलीव करिए, क्योंकि वो टेक्निकल भाषा है। जो टेक्निकल पर्सन है उन्होंने लिखा है, उन लोग को समझ में ही नहीं आता, हम लोग कॉमन मैन है। मेरा लड़का है 5 क्लास में पढ़ता है, उसका भी आईटी का एक पेपर है। आईटी में बोल रहे हैं कि फाइल्स के अंदर बोलता है, कुछ फाइल स्ट्रक्चर्ड फाइल होता है, कुछ ऐसा, उसके ऊपर से जा रहा है। तो मान लीजिए मेरी वाइफ पढ़ा रही है, हम पढ़ा रहे हैं, हम लोग तो टीचर हैं, हम उसको बोलते हैं भाई तुम इसको समझो ये है क्या। वो भी तो कंप्यूटर पे मोबाइल फोन पे नौटंकी करता है ना, उसको समझाते हैं इस बात को समझो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर राइटिंग। मेरे को लगता है हर कोर्स के अंदर ये आईटी वाला एरिया बच्चों को ऐसे क्यों पढ़ाया जाता है, समझ में नहीं आता। हम लोग को तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर्सन बनना नहीं है, हम लोग को तो आईटी को यूज करके बिजनेस डिसीजन लेना है, तो उसको बिजनेस के तरीके से क्यों नहीं पढ़ाया जाता? डोंट अंडरस्टैंड, डोंट नो यार, मे बी आई एम मैड और मे बी दे आर मैड। बोलिए बोलिए और बोलिए भाई, कहां कहां पर प्रॉब्लम है? कोई टेंशन नहीं लेना है। मान लीजिए अभी क्लास नहीं है, आपको टेंशन होगा सर आप कैसे पूछेंगे, आप ये सब मत पूछिए, कहां से पेपर करना है, कौन सा करना है, क्या करना है, बस पूछिए, सीधा डाउट पूछिए ना यार, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, मैं ऐसा लिख रहा हूं, क्या मेरा ठीक है, क्या क्या गलती हो रही है, ये मैं आंसर नहीं लिख पा रहा, बस सीधा डाउट रेस करिए। बोलिए महारानवा। सर मुझे बस एक टर्मिनोलॉजी के साथ मतलब एक प्रॉब्लम थे, वो है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। इस बार मतलब हम लोग का प्रीसिंग में सर एज ए रिस्क मैनेजमेंट एंड की रिस्क में लिखा हुआ था दैट द कंपनी हैज रोबस्ट ईआरएम बोलते सर, ईआरएम फ्रेमवर्क इन प्लेस। तो मुझे ईआरएम को लेकर थोड़ा सा वैसे डाउट चल रहा है। ईआरएम मतलब होता है, ईआरएम मतलब होता है कंपनी में जो भी रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए कंपनी ने क्या तरीका लगाया है। रिस्क कौन सा बिजनेस में है? हम लोग का एयरलाइन इंडस्ट्री में रिस्क है, इन्वायरमेंटल रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क है, लीगल रिस्क है, देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिस्क है, ये सारे रिस्क है। और ये रिस्क क्यों है? बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क होएगा ही ना, बिजनेस है तो रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है। अभी बात यह है कि रिस्क को मैनेज करने के लिए हमने क्या उपाय ढूंढा है। जिस डिपार्टमेंट में जहां पर जो रिस्क है वहां जो आदमी काम कर रहा है, हमने उसको बोला है काम ऐसे करो, इसको ऐसे मैनेज करो, इसको ऐसे डील करना, उसको ट्रेनिंग दिया, समझाया, और हम लोग बोल रहे हैं तुम इस चीज को ऐसे मैनेज करना, तो लॉस, नुकसान, गड़बड़ी होने का चांसेस कम होगा। और अगर काम करते वक्त तुमको कुछ नया रिस्क पता चले जो हम लोग नई बात किए, हमें बता देना, बिकॉज हर समय मार्केट में कुछ ना कुछ नया आते रहता है, इंटरनली एक्सटर्नली नया नया रिस्क पैदा होते रहता है। तो हम लोग को नया रिस्क बताते रहना और हम लोग उसको मैनेज करने का उपाय ढूंढते रहेंगे। ये कौन करेगा? ये सारा चीज को हम लोग बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। कंपनी का बोर्ड मेंबर्स, मैनेजर्स, ऑपरेशंस स्टाफ, डिपार्टमेंट हेड सब कोई करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट अ वन मैन जॉब, इट्स एवरीबडीज जॉब। रिस्क मैनेज करने के लिए अलग से हमको कुछ नहीं करना है, हमको पास कराने के लिए अलग से कुछ अच्छे से पढ़ाना है। मेरे को अगर सबको पास कराना है, बस अच्छे से मॉक पेपर्स कराना है, क्लासेस लेनी है, डाउट सॉल्व करना है, अच्छे से पढ़ाना है, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। आपको पास होने के लिए क्या करना है? मन से अच्छा से चीज को पढ़ना है। रिस्क को मैनेज करने के लिए बिजनेस में अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, वो आपका पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ वर्क होता है, वो आपके वर्क के अंदर एम्बेडेड होता है, उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब कोई रिस्क अराइज होता है, हमको उसके पहले तैयार रहना है, हमको प्रोएक्टिव वे में मैनेज करना है, हमको देखना है कि जब वो अराइज होएगा हम क्या करेंगे जिससे हम उसको हैंडल कर पाए। ये गॉन आर द डेज व्हेन द रिस्क विल अराइज, देन यू विल मैनेज। अभी एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को अगर टेक्निकल वे में जानेंगे, अगर इस चीज को टेक्निकल, तो वो लोग एक रिस्क क्यूब बनाकर रखा है। ऊपर में लिखता है कि देयर आर 4 or 5 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्टिंग, कि भाई आपको पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बना के टाइम पे रिपोर्ट करना है।
देन ऑपरेशंस, ऑपरेशंस आपका इफिशिएंट इफेक्टिवली होना चाहिए, देन कंप्लायंस, आपको लॉज रेगुलेशंस वगैरह फॉलो करना है, देन सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, हीट मैप बोलो जो भी बोल लो, या तो रिस्क क्यूब बोलता होगा, क्या बोलता है मालूम नहीं है। वहां ऊपर में 4 ठो आपका इंटरनल कंट्रोल एरियाज लिखा है। फिर उसके बाद बोलता है कंपनी है, डिविजन्स है, डिपार्टमेंट्स है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट है, सभी लोग हैं। ऊपर में लिख दिया 4 एरिया, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लिख रहा है ये सारे लोगों को सारे जगह हमको कंट्रोल करना है। क्या करना है? हमको करना है क्राइम। क्राइम मतलब कंट्रोल एक्टिविटीज, इन्वायरमेंट, देन रिस्क मैपिंग, देन रिस्क असेसमेंट, देन रिस्क मॉनिटरिंग, इंफॉर्मेशन, ये पॉइंट्स लिख दिया। बोलता है ये सारा चीज आपका एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का मतलब अगर बुलेट पॉइंट्स में जाएं, पहला पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट अ वन डे अफेयर, इट्स अ रेगुलर अफेयर, नेवर एंडिंग अफेयर। दूसरा पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट अ वन मैन जॉब, इट्स एवरीबडीज जॉब, द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द बोर्ड मेंबर्स जो ध्यान दे रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग टू बी डन सेपरेटली, whatever you are doing, if you do properly, the risk is automatically managed. Fourth point, risk management is not that when the risk will arise, we will manage. We should have proactive stance. We should have proactive techniques to manage risk. पहले से ही पता होना चाहिए प्रॉब्लम अराइज होगी, इसको हैंडल कैसे करेंगे। Gone are the days when risk will be managed when the problem will arise. And रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को रिस्क कमेटी या कोई ना कोई ग्रुप बनाना जो हर समय रिस्क के बारे में ध्यान दे, रिस्क रजिस्टर बनाना, उसमें रिस्क लिखना, उसके बारे में कम्युनिकेट करना, मैनेज करना, प्रॉब्लम्स आएगी तो कैसे हैंडल किए, दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज के अंदर रिस्क को मैनेज करने का तरीका। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा है यार। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क को मैनेज करने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क हो, चाहे वो लीगल रिस्क हो, चाहे वो इकोनॉमिकल रिस्क हो, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है जिससे हम लोग रिस्क को मैनेज करते हैं। अगर कोई रिस्क अराइज होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड मेंबर्स का ही माना जाएगा। मान लो गड़बड़ी मेरे कारण हुआ, लेकिन रिस्पॉन्सिबल बोर्ड मेंबर्स ही है। अगर मान लीजिए इंडिगो एयरलाइंस में कोई कस्टमर और हम लोग का स्टाफ झगड़ा कर रहा है, बहुत बड़ा इवेंट हो गया, बहुत बड़ा बात हो गया, प्रॉब्लम बोर्ड मेंबर्स का ही है, स्टाफ का क्या जाता है यार, उसको तो छोड़ देंगे, हो गया बस। मेरा स्टाफ कोई स्टूडेंट से झगड़ा कर रहा है, मैं उसको छोड़ दूंगा, हो गया। लेकिन इफ इट्स अ बिग इवेंट देन इट इज अफेक्टिंग द इंटायर बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपने ऐसा स्टाफ रखा ही क्यों, आपने उसको ट्रेन क्यों नहीं किया? तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आएगी रिस्पॉन्सिबल बोर्ड मेंबर्स ही होएगा। लेकिन मैनेजमेंट ऑफ रिस्क बोर्ड मेंबर्स अकेला नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना है। दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। इसी बात को कापलान, बीपीपी सब लोग अपने अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं ईआरएम। टेक्निकल जो मैंने बोला, रिपोर्टिंग, कंप्लायंस, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, देन ऑपरेशनल इफिशियंसी, कहां पर? कंपनी लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल पे। उसको करने के लिए कंट्रोल इन्वायरमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मेजरमेंट, देन इंफॉर्मेशन, देन इवैल्यूएशन, कम्युनिकेशन। वर्ड यूज करता है क्राइम, CRIM, कंट्रोल एक्टिविटीज, इन्वायरमेंट, देन रिस्क असेसमेंट, देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। क्राइम बोलकर लिखता है, मेरे को याद नहीं है, बट बेसिकली 5-6 पॉइंट लिखता है जो सब जगह हमको मैनेज करना है जिससे हमारा रिस्क कंट्रोल में आए। ये सब ERM वगैरह लिखा कौन था? कोसो। कोसो कोई कमेटी यूएस में भी बना था, यूके में भी बना था, इंडिया में भी बना होएगा। कोसो फ्रेमवर्क फेमस है, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। एक कमेटी बनाया गया रिस्क को मैनेज करने के लिए, बिकॉज रिस्क बहुत अलग अलग टाइप का राइज होने लगा लास्ट 20-25 साल पहले। तो बोला भैया आप उसको रिस्क को पहले से ही मैनेज करना होगा, एक टीम होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। तो वो कोसो ने ERM बताया, बोला एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज द बेस्ट टेक्निक बाय विच रिस्क कैन बी मैनेज्ड एट एक्सेप्टेबल लेवल। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, रिस्क को जीरो नहीं कर सकते। वट एवर टाइप ऑफ सिस्टम यू हैव, यू कैनॉट टेक रिस्क जीरो, कैनॉट मेक द रिस्क जीरो। Risk will always be there. If you are doing business, risk will be there. You can't make it zero. But by proper management, you can reduce the probability of arising any bad event. You can reduce the chances of losses. That you can do. You can manage the risk if the problem arises. But you cannot
डू एनीथिंग टू मेक द रिस्क जीरो। रिस्क जीरो कभी नहीं हो सकता। ईआरएम ये भी बोलता है कि बढ़िया से बढ़िया आपका एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है, फिर भी रिस्क जीरो कभी नहीं होएगा। इट विल ऑलवेज बी देयर। दिस वॉट एवर आई सेड इज टेक्निकल। मान लीजिए आंसर लिखने के लिए ये टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जब वो लोग कुछ बोल रहे हैं ईआरएम, तो आपको जैसे यहां सिनेरियो दिया 4 रूट है, कुछ तो बोलेगा ना हम लोग के कहां कौन सा डिपार्टमेंट किसमें क्या प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, उसको हम इसके अंदर मिला देंगे। ये मैंने टेक्निकल बोला है कि इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या है। और रिस्क के अंदर आता है रिस्क को मैनेज असेसमेंट करने के लिए टारा, ट्रांसफर, एक्सेप्ट, अवॉइड, रेड्यूस। जो रिस्क का प्रोबेबिलिटी कम है, नुकसान ज्यादा होगा, ट्रांसफर कर दीजिए। जो रिस्क का प्रोबेबिलिटी भी कम है, नुकसान भी कम होगा, एक्सेप्ट करना होगा। जो रिस्क का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, नुकसान कम है, उसका प्रोबेबिलिटी को रेड्यूस करिए। और जो रिस्क में नुकसान ज्यादा है, जो रिस्क में नुकसान और प्रोबेबिलिटी दोनों ही ज्यादा है, वो रिस्क को लीजिए ही मत। दैट रिस्क यू शुड नॉट बी टेकिंग। टारा, वन ऑफ द फेमस मॉडल। अगर आएगा एग्जाम में टारा बताएगा, एग्जिबिट के अंदर बोलेगा, बट फिर भी मान लीजिए कुछ भी, तो अलग अलग मॉडल है ना, एक एक मॉडल कैसे याद रहेगा। एग्जामिनर बोल दिया है हम मॉडल के बेसिस पे क्वेश्चन पूछेंगे, तो हम मॉडल को एग्जिबिट में लिख कर देंगे, ये बोल दिया है वो लोग, आपको याद करके नहीं जाना है। जब भी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं 2 ही चीज है, ईआरएम कोसो का जो फ्रेमवर्क बना हुआ है, और ये आगे टारा, 2 ठो मॉडल फेमस है रिस्क के अंदर। देन कोई टेंशन नहीं है, अभी भी कोई डाउट होगा तो ऐसा मत सोचिए क्लास खत्म तो सर कहां चले गए। बस बेकाम का फालतू बात मैसेज में नहीं करना है। आपको जो पूछना है पूछो ना यार, क्या पूछना है। मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं आपको बता रहा हूं। ये जरूर हो सकता है आपने अभी पूछा 3 घंटा पहले मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं नहीं जवाब दे रहा, थोड़ा देर रुक जाना, मैं दे दूंगा। सुबह पहले हम जितना इंक्वायरीज होता है 6 बजे सबको जवाब देते हैं, और मैंने टाइम सेट करके रखा है। पहले सुबह पहले उठ के पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद जितना टाइम है सबका इंक्वायरी दूर करेंगे, जो जिसका डाउट है। लेकिन कब क्लास होगा नहीं होगा, ये है वो सब नहीं बात करना है। कितना टाइम किसके पास है, और वो कम्युनिकेशन व्हाट्सएप में भी गड़बड़ हो रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूं आप कुछ बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, गलत फहमी हो रहा है। चुपचाप से डाउट पूछना है ना, डाउट क्लियर करना है ना। जो आपका डाउट है मैं क्लियर करने के लिए हूं, ठीक है। सो जब आप लोग को डाउट है आप पूछिए, जो मैंने बोला उसको फॉलो करना है। पुराना पेपर्स और नहीं करना है, उसका टाइम हम लोग के पास अब नहीं है, दैट्स गॉन। 5 दिन कब एग्जाम, मंडे की ट्यूसडे? ट्यूसडे, ठीक है सर। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे तरफ से। लेकिन पुराना अगर पढ़ के रखते ना, मान लीजिए अगर कोई नहीं पढ़ा है तो ज्यादा बेटर होता, बिकॉज उसमें वैसे ही पढ़ाया गया है। और अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, जैसे संसाद नहीं दे रहे हैं, तो अपने तो अच्छा से पढ़ेंगे पूरा बैच 3 महीने एकदम जोश से, सारा चीज A to Z पढ़ना है। और लेकिन इंटेंशन है कि दिसंबर में ही देना है, तो देना है तो पीएम जोर से पढ़ते रहिए सर, उसका लाइव क्लास अभी नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ। आपका वीडियो जिस दिन और जो भी पीएम से रिलेटेड होगा वो पूछते जाइए। पूछने में, डाउट पूछने में क्या प्रॉब्लम है यार, जहां जहां डाउट होएगा पूछते जाइए, बताते जाऊंगा मैं। क्योंकि अगर मैं इसको डिले करता हूं तो इसका कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं एकदम सर, ये समझ रहे। और डिले करते हैं तो प्रोबेबिलिटी और कम है कि नेक्स्ट बार एग्जाम देकर पास होंगे, ये मेरे को पता है। मेरे पास ये मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। एग्जाम डेफर किया मतलब और गड़बड़, और गड़बड़। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट मैं सोचता हूं बस फर्स्ट अटेम्प्ट इज लास्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट इज बेस्ट अटेम्प्ट। आई विल गिव द एग्जाम, आई विल पास द एग्जाम, आई विल गिव माई बेस्ट एफर्ट्स, है ना। मुझे सीए का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। हाँ। मैं पहले हाँ। पढ़ चुका, फिर बाद में ये नहीं कि और पढ़ना, यस यस उसको मैं छोड़ दिया। यस। अभी ये हम लोग को बनना है एसीसी 1 साल के अंदर, ठीक है। यस, okay, all the very best those who are giving exam. Any doubt, I am always available. I can just say you, I can assure you. Maybe some delay will be happening if I am not replying, but reply जरूर जाएगा। Okay, thank you, good night, tada.